के देख लो, ये साउंड का ही कॉर्ड था क्या? ओह ठीक है, मैं बोलूँ तो ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग का सेकेंड डे है और आज का रिवीजन का जो एजेंडा है वो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यूनिट नंबर 1, 2 और 6 कल किए थे, आज करने जा रहे हैं यूनिट 3, 4, 5। ओके, अब सुनो ध्यान से, सबसे ज्यादा जो हम लोग का मेहनत होता है ना वो यूनिट 3 में ही होता है। अगर किसी स्टूडेंट को लिटरली दिक्कत महसूस होगा तो वो यूनिट 3 में होगा, उसका कंसेप्ट बहुत जोर का है। ठीक है, यूनिट 4 एंड 5 आर कंपैरेटिवली स्मॉलर, यूनिट 4 एंड 5 आर कंपैरेटिवली स्मॉलर और इजी भी है, मतलब तुम्हारा जो पिकअप होगा ना, तुमको पिकअप में दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो यूनिट 4, 5 अच्छी बात है कि वो एंड में करूंगा। सबसे बेस्ट बात है कि जो क्लास का फर्स्ट हाफ है उसी में एकदम भारी वाला चीज उठा रहे हैं ताकि फिर बाद के लिए हम लोग के पास एक लाइट क्वांटिटी का मैटर रहे। ओके, तो अभी मेरा डिस्कशन यूनिट 3 से स्टार्ट होगा। अच्छा, आज की क्लास में कल की क्लास के मुकाबले क्या क्या डिफरेंसेस होंगे वो मैं तुमको बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि मेरा आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन वाला जो काम है वो कमती होगा, क्योंकि आज पढ़ाने वाइज कंटेंट ज्यादा है तो मैं पढ़ाना ज्यादा करूंगा और ऑब्जेक्टिव कम करूंगा। आज ऑब्जेक्टिव में भी तुम देखोगे कि 5 पेज का शीट है और टोटल 66 ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें मिला के। ओके, तो आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन पे इस तरफ जा सकता है ना, क्या हो रहा है? एक बार फिट हो जाओ, ठीक है। तो आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन पे लोड कम है और आज पढ़ाने वाला पार्ट पे लोड ज्यादा है। ठीक है, कई सारा छोटा छोटा चीज जिसपे कंसेप्चुअल एक अटक जाता है आदमी पढ़ते वक्त, वो दूर करना जरूरी है। तो अब मैं यूनिट 3 से अपना डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। यूनिट 3 के अंदर 2 पार्ट है जिसपे मेरा डिस्कशन होगा। पीछे दिख रहा है? तो दिख रहा है ना? यूनिट 3 में 2 पार्ट है जिसपे मेरा डिस्कशन होगा। पहला पार्ट तुम देख लो, पोजीशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, पोजीशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, तो माइनर के ऊपर जितना भी ज्ञान पट्टी है पूरा डिस्कस होगा। ओके, फिर दूसरा इस साइड में देखो, लैक ऑफ फ्री कंसेंट, ये महान टॉपिक है एकदम बड़ा साइज में। लैक ऑफ फ्री कंसेंट के अंदर क्या क्या आता है वो मैं बोलूंगा। कोवर्जन, 5 चीज आता है। लैक ऑफ फ्री कंसेंट, सुनो, इसके अंदर टोटल 5 आइटम्स आता है। कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ठीक है, ये 5 आइटम्स आता है लैक ऑफ फ्री कंसेंट में। इसका डिस्कशन होगा बाद में। अब मैं इसमें थोड़ा समझाना चाहता हूं कुछ। हम लोग ना जब भी ये नाम सुनते हैं, अभी स्टार्टिंग का मेरा जो भी फर्स्ट हाफ में डिस्कशन होगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। कोई स्पीड बोल के नहीं कि मैं स्पीड भाग रहा हूं, ऐसा नहीं है। अच्छी टॉपिक है, इससे धीरे धीरे जाऊंगा। तो लैक ऑफ फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट से हम लोग नॉर्मली सिर्फ एक ही चीज समझते हैं, वो कि मजबूरी में हाँ बोला होगा, यही समझते हैं, मजबूरी में हाँ बोला होगा। दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट। देयर आर 2 थिंग्स। फ्री कंसेंट का मतलब 2 चीज होता है, देखो यहां पे लिखा 1 and 2। नंबर 1, लैक ऑफ फ्री विल, मतलब मेरा इच्छा नहीं था, मेरे से मजबूरी में तुम हाँ करवाया है, जो कहां होता है, कोवर्जन में होता है, मेरे को धमकी दे के हाँ करवा रहे हो, जो कोवर्जन में होता है। या दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है, कोई आदमी जो मुझसे डोमिनेटिंग पोजीशन में अपने डोमिनेटिंग स्टेटस का इस्तेमाल करके मेरे को दबा रहा है और अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो कोवर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट इज वन एस्पेक्ट। द सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ नॉलेज। जब आप इनकम्प्लीट नॉलेज के आधार पर डिसीजन लेते हो ना, जब आप इनकम्प्लीट नॉलेज के आधार पर डिसीजन लेते हो, वो भी लैक ऑफ फ्री कंसेंट ही है। लैक ऑफ फ्री कंसेंट का मतलब, देखो हम लोग कोई भी डिसीजन आज लेते हैं तो पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर डिसाइड करते हैं ना। सुबह से शाम तक छोटे छोटे चीजों पे डिसीजंस होता है। एवरी डिसीजन टेकन बाय अस इज वेरी मच कैलकुलेटेड, वेरी मच कैलकुलेटेड। तुम छोटा से छोटा डिसीजन कैलकुलेट करके लेता है। यहां से अपने निकलते अपने को घर जाना है, या तो आई विल टेक अ टैक्सी, या फिर यू विल टेक सम मेट्रो, या क्या बोलते हैं बस, या कोई भी कन्वेंस, या अपना कार, जो भी। सारे डिसीजंस का तुम पहले से कॉस्टिंग एनालिसिस निकाल रखा है कि भाई ये ऐसा पड़ेगा, ये मेरे को सूट कर रहा है, मैं ऐसे पकड़ूंगा। तो तुम इंफॉर्मेशन लेके तो डिसीजन लेते हो। अगर मेरे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं सही डिसीजन ले पाऊंगा क्या?
तो बिना कंप्लीट नॉलेज के डिसीजन लेना वो भी गलत है, वो भी गलत है, उसको भी हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ फ्री कंसेंट। मैं एक बार आगे की स्लाइड्स में जा रहा हूं। ये देखो, ये एकदम एक बहुत बाद वाला स्लाइड है जो अभी दिखा रहा हूं। फ्री कंसेंट इक्वल टू ए प्लस बी, फ्री कंसेंट इक्वल टू ए प्लस बी। ए में क्या लिखा है? फ्री विल, अपनी इच्छा से, और बी में क्या लिखा है? इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब होता है डिसीजन लेने के लिए जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए वो सारा मेरे पास है, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे मैं डिसीजन ले रहा हूं। दैट्स कॉल्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो फ्री कंसेंट दो चीजों का बना है। अब देखो, नॉर्मली हम लोग जब भी ये टॉपिक पढ़ते हैं लैक ऑफ फ्री कंसेंट, नॉर्मली जब भी ये टॉपिक पढ़ते हैं लैक ऑफ फ्री कंसेंट, तो बोलते हैं 5 चीजें: कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। बट एक्चुअली तुम इसको ग्रुप कर सकते हो 3 कैटेगरीज में, 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी ये वाला, यहां कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस 2 चीज होगा, ठीक है। एक अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखना रह गया, तो 2 चीजें हैं, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। दूसरा फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, और तीसरा मिस्टेक। तीनों में फर्क है, तीनों में फर्क है, तीनों सेम नहीं है। कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है ना कि मैं मजबूरी में हाँ बोल रहा हूं, एक्चुअली मेरा फ्री विल नहीं है, मेरे को मजबूरी में हाँ करवाया जा रहा है। फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है? मजबूरी नहीं है, मैं पूरा मैं अपने इच्छा से डिसीजन ले रहा हूं, पर जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो गलत है, सामने वाले बंदे ने मेरे को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है। हैपेंस व्हेन समबडी गिव्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू मी। कोई मेरे को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और उस बेसिस पे मैं डिसीजन ले रहा हूं। मिस्टेक में क्या हो रहा है? कोई मेरे को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा, मैं खुद ही रॉन्ग इंफॉर्मेशन के साए में जी रहा हूं, ठीक है। मेरे को खुद ही मैंने अज्यूम कर रखा है एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन, और उस आधार पे मैं डिसीजन ले रहा हूं। दैट्स कॉल्ड मिस्टेक। तो 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बैक टू ओरिजिनल साइड एकदम जा रहा हूं। सो हम लोग इस स्लाइड पे थे। यूनिट 3 में 2 पार्ट, माइनर ये डिस्कस करना है, और दूसरा लैक ऑफ फ्री कंसेंट। हम लोग का एक अच्छा खासा टाइम डिस्कशन में आज इन 2 टॉपिक्स पे निकलेगा, बिकॉज ये बहुत हैवी होता है यूनिट 3 वाला। ओके, अब मैं माइनर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये माइनर के ऊपर पहला डायग्राम, 2 स्लाइड है टोटल माइनर के ऊपर, मतलब पॉइंट का 2 स्लाइड, ऐसे तो और भी स्लाइड्स है। तो ये माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स 1, 5 बुलेट्स दिख रहे हैं। अभी तो पीछे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, एकदम नहीं, एकदम पीछे दिख रहा है तेरे को? तो नहीं, ओके ठीक है। प्रॉब्लम्स अभी वर्चुअल चलवा रहा हूँ, तो पीछे वाले जिनको नहीं दिख रहा है उधर शिफ्ट हो सकते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ बस। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ये पहला स्लाइड है, 5 पॉइंट्स है। नेक्स्ट स्लाइड में यू विल फाइंड मोर पॉइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा, इसमें देख रहे हो 3 पॉइंट्स और है, तो मैं टोटल 8 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं माइनर को लेके। पहला स्लाइड, सबसे पहला वाला पॉइंट इजी है। अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो बिकॉज माइनर डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में माइनर मतलब होता है 18 साल जिसका कंप्लीट नहीं हुआ वो माइनर है, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 18 साल जिसका कंप्लीट नहीं हुआ वो माइनर है, ठीक है। तो माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का कैपेसिटी या कॉम्पिटेंस नहीं होता। नाउ क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना रहे हैं? क्यों हम लोग माइनर को इनकॉम्पिटेंट क्यों मानते हैं? क्या माइनर के पास सोचने समझने का क्षमता नहीं है क्या? बिल्कुल है, ठीक है।
तुम बोल रहे हो 18 के नीचे का, 18 के नीचे का जो पर्सन होगा, अगर वो 15, 16, 17, 18 कुछ भी रेंज में है, दैट मीन्स वो 9, 10, 11, 12 का स्टूडेंट है। एंड 9, 10, 11, 12 का स्टूडेंट अगर बोर्ड का एग्जाम दे सकता है, तो फिर तुम इतना तो मान के चलो कि उसमें सोचने समझने का अच्छा खासा कैपेबिलिटी है। तो इट्स नॉट अबाउट दैट दे डोंट हैव द मेंटल कॉम्पिटेंस, इट्स नॉट अबाउट मेंटल कॉम्पिटेंस, इट्स जस्ट दैट वी वांट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। आज अगर हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, आज अगर हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के साथ साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी आएगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर रखा हूं, तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स तो है, मेरे को पैसा मिलता है, ठीक है, पर मेरा एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी है कि मेरे को सर्विस रेंडर करना है, तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी है। वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द माइनर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस। यही मकसद है जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है। माइनर कॉम्पिटेंट इसलिए नहीं है कि उसमें दिमाग नहीं है, वो इसलिए नहीं है बिकॉज हम लोग उसको बचाना चाहते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो पहला सवाल, पहला पॉइंट, अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। दूसरा, अ माइनर कैन हाउएवर बी अ बेनिफिशियरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। बेनिफिशियरी मतलब हम लोग माइनर को कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से बचाना चाहते हैं, पर क्या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट भी उसके ऊपर से हटाना चाहते हैं क्या? नहीं। अगर माइनर को केवल राइट्स मिल रहा है तब तो सही है, बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को कर लो कॉन्ट्रैक्ट। अगर माइनर को सिर्फ राइट्स मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, तब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, ही कैन बिकम अ बेनिफिशियरी। फायदा, बेनिफिशियरी वो होता है जिसको बेनिफिट मिलता है। जो आदमी बेनिफिट देता है ना उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर, और जिसको बेनिफिट मिलता है उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। तो माइनर को अगर केवल बेनिफिट प्राप्त हो रहा है तब तो ओके, ऑब्लिगेशन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वही सेकंड पॉइंट है, अ माइनर कैन हाउएवर बी अ बेनिफिशियरी। होता ही है। अब जैसे सोचो जरा, लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि अपने चिल्ड्रन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि नहीं? खरीदते हैं ना। तो प्रॉपर्टी कैसे उसके नाम पे खरीद लिया? बिकॉज प्रॉपर्टी खरीद के अगर माइनर के नाम पे दे रहे हो तो उस पर ऑब्लिगेशन तो कुछ है ही नहीं, बल्कि उसको फायदा है कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी आया, तो वो चलेगा। तो माइनर कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी, ही कैन नॉट बी अ बेनिफैक्टर, ही कैन बी अ बेनिफिशियरी। थर्ड, अ माइनर्स अग्रीमेंट कैन नॉट बी रैटिफाइड बाय द माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। रैटिफाइड वर्ड का मतलब क्या होता है सुन लो। मैंने क्लास में तो ये सब लंबा पढ़ाया था, अभी के लिए बस इतना बोल रहा हूँ कि लिख लो तो बेटर रहेगा। माइनर का पेज क्या बोलो तुम जरा, नहीं तो तुम बुक नहीं लाया तो दरकार नहीं, तुम बस अपने दिमाग में लिख लो, जहां तुम्हारा मन है वैसे करो। रैटिफाई का मतलब होता है, रैटिफाई का मतलब होता है सबसीक्वेंट अप्रूवल। रैटिफाई का मतलब क्या होता है? सबसीक्वेंट अप्रूवल। कोई इसमें लीगल वीगल मेरे को लैंग्वेज से मतलब नहीं है, सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं। रैटिफाई मतलब सबसीक्वेंट अप्रूवल। एक आदमी है, रूम के अंदर घुस गया, रूम के अंदर घुसने के बाद बोलता है मे आई कम इन, वैसा मतलब कर लिया काम और फिर पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सबसीक्वेंट अप्रूवल। तो रैटिफाई मतलब क्या होता है? सबसीक्वेंट अप्रूवल। काम को कर लिया फिर अप्रूवल मांग रहे हैं। तो इधर क्या बोला है कि एक माइनर ने अपने माइनॉरिटी के दौरान, एक माइनर ने अपने माइनॉरिटी के दौरान जितने भी अग्रीमेंट साइन किए थे उसके 18 प्लस होते ही वो अपने आप एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। मतलब सोचो कोई माइनर है जिसने अपने माइनॉरिटी के दौरान बहुत सारा अग्रीमेंट पे साइन कर दिया था, तो 18 प्लस होने के बाद वो सारा अग्रीमेंट वैलिड नहीं हो जाएगा, वो वॉइड का वॉइड ही रहेगा। तुम उसको रैटिफाई नहीं कर सकते। तुमको अगर वही अग्रीमेंट फिर से चाहिए तो 18 प्लस होने के बाद नया अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। नया अग्रीमेंट साइन करना टू सब्सटीट्यूट द ओल्ड अग्रीमेंट, इसको क्या बोलते हैं? नोवेशन। नया अग्रीमेंट साइन करना एंड सब्सटीट्यूटिंग द ओल्ड अग्रीमेंट, इसको क्या बोलते हैं? नोवेशन। तो माइनर जब बड़ा हो जाता है 18 प्लस तो उसके अग्रीमेंट्स रैटिफाई नहीं होते, पर आप नोवेशन कर सकते हो, ठीक है। चौथा, रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। ये रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन तुमको समझा रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे क्लियर रहेगा। अभी मैं पॉइंट नंबर 4 पढ़ा रहा हूं, रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको। जैसे क्या हुआ, हम लोगों ने कहीं एक कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया, ठीक है, हम लोगों ने कहीं एक कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया, कल की डेट थी कॉन्फ्रेंस की।
पैसा हम लोगों ने एडवांस में दे दिया 5 लाख रुपया, ओके। हम लोग को बहुत ही एक अप लेवल का कॉन्फ्रेंस होल्ड करना था, तो 5 लाख रुपीस हम लोग का लगा है एक दिन का चार्ज, और हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस हॉल बुक कर दिया, 5 लाख रुपया एडवांस में पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। मतलब जिस 5 स्टार में हम लोगों ने बुक किया था, हम लोगों ने उसको एडवांस में पैसा पूरा 5 लाख दे दिया है। कॉन्फ्रेंस के जस्ट पहले एक दिन आग लग जाता है और वो पूरा हॉल डिस्ट्रॉयड, पूरा हॉल डिस्ट्रॉयड। नाउ डेफिनेटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, वॉइड हो गया। अच्छा, हम लोग के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, पर यार तुम मेरा वो 5 लाख तो लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? वो तो लौटाना पड़ेगा ना। द बेनिफिट दैट आई हैव गिवन यू ऑलरेडी, यू शुड रिस्टोर इट बैक टू मी। ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड, ओके वॉइड है, पर जो बेनिफिट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया वो तो आप मेरे को रिफंड करोगे कि नहीं करोगे? इसको बोलते हैं रिस्टोर बैक द बेनिफिट। whenever the agreement or contract becomes void, whenever the agreement or contract becomes void, any benefit given by one party to another party should be refunded back or restored. तो ये restored से वर्ड आया, restitution, इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ restitution। अब देखो कितना कमाल का बात है, माइनर बंदा जो भी अग्रीमेंट करे सारा क्या है? वॉइड। माइनर जो भी अग्रीमेंट करे वो सब क्या है? वॉइड। तो माइनर को जो भी बेनिफिट प्राप्त हुआ है, माइनर ने जो अग्रीमेंट्स किया सारा वॉइड है, तो माइनर को जो बेनिफिट प्राप्त हुआ है माइनर शुड रिफंड इट बैक। माइनर को भी तो रिफंड दे देना चाहिए, वापस रिस्टोर कर देना चाहिए, पर माइनर के ऊपर रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं लगता। मतलब उसको जो बेनिफिट मिला है वो उसको अपने पास रख सकता है, उसको रिफंड या रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है। ये फिर से पढ़ लो, अ माइनर कैनॉट बी आस्क्ड टू रिफंड एनी बेनिफिट रिसीव्ड अंडर अ वॉइड अग्रीमेंट। बाकी लोगों को कुछ भी बेनिफिट मिलता है और अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है तो रिफंड करना पड़ता है, माइनर को रिफंड नहीं करना पड़ता, माइनर पे रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं लगता। ये वाले चीज़ के ऊपर एक केस लॉ है, 4 नंबर के ऊपर दिखा रहा हूं। ये केस लॉ एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है? ये केस लॉ एग्जाम में आ चुका है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष डिस्कस कर रहा हूं। ये मनी लेंडर है, ऑब्वियसली एडल्ट है, वो माइनर धर्मदास घोष, ठीक है? माइनर ने 20,000 का लोन लिया था, इस लेडी ने 20,000 रुपए का लोन दिया था माइनर को एट द रेट ऑफ 12%। अच्छा, शी न्यू कि ये माइनर है, शी न्यू कि ये माइनर है, तो मतलब ऐसा नहीं कि ये मेजर लग भी नहीं रहा है, ठीक है? तो शी न्यू कि ये बंदा ये है, क्या नाम है, माइनर है। अब इसने अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखा था, ऑब्वियसली ये अगर लोन दे रही है तो बोलेगी ना कि तुम तो माइनर हो, तुम्हारा तो कोई भरोसा है नहीं, कुछ गिरवी रखो। तो इस बंदे ने अपना प्रॉपर्टी इसके नाम पे गिरवी रखा था। ये लाइन पढ़ लो, माइनर एग्जीक्यूट्स अ मॉर्गेज डीड इन फेवर ऑफ लेंडर। तो माइनर ने इसके नाम पे मॉर्गेज डीड बनाया। अब कहानी क्या? कहानी ये है कि माइनर कोई भी अग्रीमेंट साइन करके दे जिसमें उसके सिर पे लायबिलिटी आए, वो अग्रीमेंट ऐसे ही वॉइड। मॉर्गेज डीड जब किसी के नाम पे ये करेगा तो उसमें इसको फायदा है कि इसको फायदा है ना, इसको तो नुकसान है, तो ये अग्रीमेंट का तो कोई कीमत है नहीं, द अग्रीमेंट इज वॉइड। अब ये माइनर रुपया चुका नहीं रहा है, मॉर्गेज डीड भी वॉइड है, और ये लेडी परेशान। तो लेडी जाके कोर्ट में केस कर रही है, लेडी कोर्ट में केस करके बोलती है कि मैं इसका प्रॉपर्टी बिकवाऊंगी बिकॉज मैंने रुपया दिया था। कोर्ट बोलता है कि आप नहीं कर सकते बिकॉज ये मॉर्गेज डीड बेकार है। तो फिर ये लेडी बोलती है चलो रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन ही लगा दो। अगर अग्रीमेंट वॉइड है, आप बोल रहे हो कि ये डीड वॉइड है, तो जो बेनिफिट इसने मुझसे प्राप्त किया 20,000 वो रिटर्न करे। तो कोर्ट बोलता है माइनर के ऊपर रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन भी अप्लाई नहीं करता, यानी उसको रिफंड करने की जरूरत भी नहीं है। तो शी लॉस्ट द केस, दैट वाज द अल्टीमेट स्टोरी, दैट शी लॉस्ट द केस, हार गई थी केस। अब यही क्वेश्चन ना, ये एग्जैक्ट डेटा आईपीसीसी में आया, 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, आईपीसीसी में आया। उन्होंने ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस ट्विस्ट कर दिया और पूरा आंसर बदल जाएगा। थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन को, सेम डेटा था पूरा का पूरा, एक लेडी है, लोन दिया वगैरह वगैरह, बट थोड़ा सा डेटा को ट्विस्ट किया, पूरा आंसर चेंज। वो ट्विस्ट ये था
कि माइनर ने जो लोन लिया था ना वो एजुकेशन के लिए था। माइनर ने जो लोन लिया तो किसके लिए था? एजुकेशन के लिए। अब आ गया पिक्चर में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अपने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नाम तो सुने, ये तो रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर एक इनकॉम्पिटेंट आदमी के लिए, माइनर जैसे, उसके लिए अगर तुम नेसेसरीज खर्चा करो तो तुम उसके प्रॉपर्टी या एस्टेट से रिकवर कर सकते हो ना। ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला इलस्ट्रेशन होता है हमेशा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का पहला इलस्ट्रेशन क्या होता है? अगर हम लोगों ने किसी इनकॉम्पिटेंट आदमी के लिए, जैसे ये इनकॉम्पिटेंट है माइनर, अगर इसके लिए नेसेसरीज खर्चा करेंगे ना तो वो इसके प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। तो एग्जाम में उन्होंने बोला कि एजुकेशन लोन था, नेसेसरीज है, तो वो उसके प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकता है। जब ये क्वेश्चन आया तो तुम इमेजिन करो, इंस्टीट्यूट हैज प्लेड सच अ ट्रिक विद द स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट ये मोहिरी बीबी का केस पढ़ के गया उसके दिमाग में एक ही बात आ रहा है, माइनर का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो वो उसी हिसाब से आंसर लिख के आ रहा है कि लोन दे दिया तो दे दिया, रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता नहीं, उससे ले नहीं पाएंगे, डीड भी वॉइड है, सब कुछ खत्म। लेकिन वो एक चीज भूल गया कि एजुकेशन लोन बोला था, विच मीन्स इट्स अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। यानी इस वक्त अगर एजुकेशन लोन है तो उसके प्रॉपर्टी को बेच के रुपया रिकवर किया जा सकता है। मैंने तीनों चीज लिखा है यहाँ, कंक्लूजन में देख लो। नंबर 1, अच्छा पहला दो तो इसके ऊपर है और तीसरा वो जो एक्स्ट्रा ट्विस्ट बताया उसके ऊपर है। नंबर 1, मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूटेड बाय माइनर इज वॉइड। दूसरा, रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर एंड हेंस माइनर इज नॉट लायबल टू रीपे द लोन टू दिस लेडी। थर्ड, however if the loan was given for necessaries like education, then there is a quasi contract and the amount can be recovered from minor's estate. क्लियर है ये? ठीक है, पीछे मूव कर रहा हूं, वापस इस पे आते हैं। तो अभी माइनर को लेके कितना पॉइंट सीखा है? 4। नंबर 1, void ab initio. नंबर 2, he can be a beneficiary. नंबर 3, उसके माइनॉरिटी के दौरान जितने भी अग्रीमेंट है वो रेटिफाई तो नहीं हो सकते, अगर आपको वो आगे कंटिन्यू करना है तो नोवेशन करो। चौथा, रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर, मतलब वॉइड अग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी इस बंदे को अपना बेनिफिट रिफंड करने की जरूरत नहीं है। 5वां पॉइंट, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। नीचे ब्रैकेट में देखो एस्टॉपल का मतलब लिखा है, पीछे दिख रहा है कि दिख तो रहा है ना पीछे। रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। एस्टॉपल का मतलब एक बार नीचे ब्रैकेट में पढ़ो, लिखा है एस्टॉपल मीन्स टू मेक अनदर पर्सन बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। इसको बोलते हैं एस्टॉपल। जैसे अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी देखो, इफ आई से सच अ स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने कल बोला भी था एग्जाम्पल में कि ये सेंटर पूरा हम लोगों का है, 12 करोड़ का है क्या? नहीं, लीज पे है, ठीक है। फिर मैंने बात में ये भी बोला था कि मैं ये सेंटर बेच दूंगा। मैं बेच सकता हूँ क्या? मेरे नाम पे थोड़ा ना है, ठीक है, SSCI के नाम पे है, तो मैं कैसे बेच सकता हूँ? मेरा भी बहुत कुछ मन करता है बेचने का, पर नहीं बेच सकते ना। सामने बिरला बिल्डिंग है, एकदम मन में आता है 1-2 तल्ला बेच दें उसका, या उसमें ट्यूशन सेंटर खोल लें, ठीक है, बहुत बड़ा होगा, पर नहीं कर सकते ना। तो एस्टॉपल मतलब होता है अपने कंडक्ट द्वारा दूसरों को ये जताना कि ये बात सच है, हालांकि वो सच नहीं है। अपने व्यवहार, कंडक्ट, स्टेटमेंट द्वारा दूसरों को ये जताना कि ये चीज सच है, दैट्स कॉल्ड एस्टॉपल। जैसे माइनर को ही ले लो, सी इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन समवन जो 16 ईयर्स ओल्ड होगा या 14 ईयर्स ओल्ड भी होगा ना, और वो अगर अपने आप को जाके प्रोजेक्ट करे कि वो 19-20 का है, तो एज मतलब ऐसे देख के बताना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार मतलब अगर कोई सीपीटी का स्टूडेंट बैठा है, मेरे को लगता है फाइनल का है, फाइनल का कोई आ जाता है तो लगता है वो सीपीटी के बैच में करने आए, तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। एक मतलब कुछ लोग का तो चेहरा ही ननवाया टाइप का होता है कि वो हमेशा ही सीपीटी लगेगा, वो बात और है। पर मैं बाय फार मेजॉरिटी बोल रहा हूँ कि इट्स हार्ड टू डिफरेंशिएट। तो कोई माइनर है, वो अपने आप को दूसरों के सामने जाके मेजर की तरफ पोर्ट्रे किया, ये एस्टॉपल कर रहा है, वो माइनर है वो, फिर भी दूसरों के सामने जाके क्या दिखा रहा है? मेजर। एक माइनर अगर अपने आप को दूसरों के सामने जाके मेजर दिखाए तो वो एस्टॉपल कर रहा है ना। नाउ व्हाट इज रूल ऑफ एस्टॉपल? रूल ऑफ एस्टॉपल का मतलब होता है एक बार आपने अगर दूसरों को कोई झूठ बात को भी सच बोल के दिखा दिया है तो हम लोग अब उसी बात को मानेंगे, क्योंकि आपके उसी दिखावे के दम पे सामने वाले ने आपके साथ अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया है।
अगर आपने कोई तरह का दिखावा किया है, स्टॉपल किया है दूसरों के सामने, तो सामने वाला आदमी तो उसी बहकावे में आ गया और उसी के भरोसे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट कर रहा है, तो अब आपने जो दिखावा किया था उसी को सच माना जाएगा, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। अगर हम लोग माइनर के ऊपर रूल ऑफ एस्टॉपल लगा दें तो इसका मतलब ये होगा कि माइनर अगर एक बार अपने आप को मेजर दिखा के कोई कॉन्ट्रैक्ट करे ना, तो फिर उसको मेजर ही माना जाएगा और उसके साथ मेजर जैसा व्यवहार ही किया जाएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना है। रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। मतलब माइनर अगर अपने आप को मेजर दिखा भी दिया दूसरे के सामने, तो बाद में वो पीछे हट सकता है और बोल सकता है कि नहीं मैं तो माइनर हूं, तो मेरे ऊपर ये लायबिलिटी वेस्ट नहीं करेगा। अ माइनर इज नॉट स्टॉप्ड to plead minority even where he falsely presents himself to be of full age। अगर अपने आप को मेजर होने का दिखावा कर भी दिया दूसरों के सामने while entering into contract, फिर भी उसको माइनॉरिटी का प्ली मिल जाएगा कि हाँ ये तो माइनर जाने दो। तो माइनर के ऊपर दो रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे। कौन से? रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना, और रूल ऑफ एस्टॉपल। नेक्स्ट नंबर 6, ये तो पार्टनरशिप फर्म वाला है, ये सबको मालूम होता है, पता नहीं क्यों पर मालूम होता है, ठीक है। अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, हाउएवर ही कैन बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स इन द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो ये तो पार्टनरशिप टॉपिक जब कल हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा भी और बातचीत भी होगा इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मोहिनी बीवी वाला केस था ना, उसी का जो उल्टा बना के बताया था वही है। अगर माइनर को कोई नेसेसरीज सप्लाई करे, अगर माइनर को कोई नेसेसरीज के लिए पैसा दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो वो उसके एस्टेट से रिकवर कर सकता है। अच्छा, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। माइनर के पास अगर प्रॉपर्टी एस्टेट है तो उससे रिकवर कर सकते हैं, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। अ माइनर्स एस्टेट इज लायबल, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा, किसी आदमी ने माइनर के नेसेसरीज के लिए कुछ खर्चा किया है, तो कौन सा बात ट्रू है बताओ। नंबर ए, minor is liable. Number 2, minor's guardian is liable. Number 3, minor's estate is liable. Number 4, none of the above. Minor's estate is liable. minor खुद liable नहीं, minor का guardian liable नहीं, minor का estate या property liable. Last, a minor can act as an agent but not as a principal। ये principal agent क्या होता है, थोड़ा सा बता रहा हूँ सुन लो। principal या agent, प्रिंसिपल या एजेंट को अगर समझना है तो हम लोग के लेवल पे, सीपीटी लेवल पे सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कंसाइनर और कंसाइनी वाला, सबसे बेस्ट। बिकॉज तुम कंसाइनमेंट जानते हो, अकाउंट्स में पढ़ा है तो तुम एक यूज टू हो। कंसाइनर प्रिंसिपल होता है और कंसाइनी एजेंट होता है। अब सुनो जरा, कंसाइनी जो भी माल बेच रहा है उसका प्रॉफिट या लॉस कंसाइनी के ऊपर है कि कंसाइनर के ऊपर? कंसाइनर के ऊपर। तो ही इज द प्रिंसिपल, वो जो भी कर ले उसका अल्टीमेट आउटकम कौन भोगेगा? कंसाइनर, तो वो प्रिंसिपल है। एजेंट के खुद के सिर पे कोई लायबिलिटी आएगा क्या? तो माइनर के सिर पे भी तो मेरे को लायबिलिटी नहीं चाहिए, मेरे को माइनर के सिर पे भी लायबिलिटी नहीं चाहिए, तो माइनर एजेंट तो बन सकता है, बिकॉज वो जो भी करेगा, एक एजेंट जो भी करता है उसका नतीजा उसके ऊपर नहीं आता, प्रिंसिपल पे आता है। तो माइनर कैन बिकम एन एजेंट बट कैन ही बिकम अ प्रिंसिपल? नो। तो ये माइनर के 8 पॉइंट्स थे। अब इन पे क्वेश्चंस भी आएगा, ये तो करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, अरे सुन लिया यार, एक बार प्लीज पीछे मनीष को बोलना हो गई। कितने जन को नहीं मिला हाथ उठाओ तो, या ये तो नीचे, ठीक है। आया क्या मंडल से?
अच्छा एक बार सुनना प्लीज, एक बार सुनो। पीछे के कुछ लोग होंगे शायद जिनको दिख नहीं रहा है, तो वर्चुअल खुला हुआ है, वर्चुअल रूम, उसमें जा सकते हैं। 1 सेकेंड, शीट थोड़ी देर लगेगी आने में, तब तक बोर्ड पे तो मैं दिखा ही रहा हूं, बोर्ड से डिस्कस कर रहा हूं। क्या नहीं, वो भी माइनर पढ़ाया, फ्रेश तो पूरा रिदम वो हो जाएगा। पहुंचने वाला है, पहुंचने वाला है भाई, ठीक है। तो मेरे को स्टार्ट करने दो प्लीज। मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा हूं और दूर दूर तक दिखाई देगा, मतलब बड़ा बनाया है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। क्या? हाँ, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज। क्या कर रहे हो? हाँ एकदम, एक बात सुनो, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना। द वर्ड एस्टॉपल्स एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मीन्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है, बेस्ट आंसर टू मेक अनदर बिलीव दैट अ पर्टिकुलर फैक्ट इज ट्रू। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोअर्जन पे आ गया। खैर कोअर्जन के ऊपर मैं डिस्कशन तो बाद में करूंगा ही, पर कोअर्जन पे क्वेश्चन आया तो थोड़ा बात कर लेते हैं। कोअर्जन इफ एम्प्लॉयड डैश डज नॉट अमाउंट टू फ्री कंसेंट। अच्छा, कोअर्जन में एक चीज पढ़ा जाता है कि कोअर्जन चाहे हिंदुस्तान में हो रहा हो या हिंदुस्तान के बाहर हो रहा हो, उसको लैक ऑफ फ्री कंसेंट माना जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। आईपीसी मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड कहां पर लागू है? इंडिया में, इंडिया के बाहर तो है नहीं। तो चाहे इंडिया में इंडियन पीनल कोड, उस स्थान पे कोअर्जन हो रहा है जहां आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी उसको कोअर्जन माना जाएगा। तो इसका आंसर है ए, आइदर ए और बी। मैं एक बार आगे के टॉपिक्स में जा रहा हूं, जब तक आ नहीं जाता शीट। इस पे आता हूं, आगे का टॉपिक थोड़ा कर लेते हैं, इतने एक बार नोट्स आ जाएगा, फिर और बात हो पाएगा। अब सुनो प्लीज ध्यान से एक बार। माइनर वाला टॉपिक वी हैव डन जस्ट नाउ, एक हो गया खत्म माइनर, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव उसका करना है, वो कर लेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट 3 का सबसे बड़ा पोर्शन है उसमें एंटर कर रहे हैं, वो है लैक ऑफ फ्री कंसेंट। लैक ऑफ फ्री कंसेंट में 5 नाम आता है, तो मैं अभी पहला 2 नाम पढ़ा रहा हूं, कोअर्जन और दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। बोर्ड पे तुमको दिख रहा होगा डिफरेंस बिटवीन द टू, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैंने जरा सा भी बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है, खाली मतलब समझ रहे हैं। बुकिश लैंग्वेज तो मैं बोल के सुना दूंगा, उसमें क्या है। मेन चीज है एक बार कंसेप्ट समझना। कोअर्जन का मतलब होता है ना कि कोई धमकी दे रहा है एकदम, ठीक है, हैवी टाइप का धमकी दे रहा है, मतलब नॉट छोटा मोटा धमकी, एकदम की मतलब ऐसा कुछ धमकी दे रहा है कि वो तुमको हर्ट कर देगा। तो थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है कोअर्जन करना। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है कि मेरे को उस टाइप का धमकी नहीं दे रहे हैं, बट क्या है कि पार्टी, जो 2 लोग डील कर रहे हैं ना आपस में, उनमें से एक पार्टी डोमिनेटिंग है और दूसरा सब्जुगेटेड है। एक पार्टी स्ट्रांग है और दूसरा पार्टी वीक है। मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोअर्जन लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि कोअर्जन में स्ट्रेट अवे धमकी इज इन्वॉल्व ना, तो समझ में आ जाता है कि यहाँ धमकी दे रहा है कोई, फिर अग्रीमेंट करा रहा है तो गलत हो रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस को लेकर जो सेंटिमेंट्स या फीलिंग है या अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर है, तो उसको क्लियर करना जरूरी है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा याद रखना 2 चीजें होती हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर हमेशा 2 चीज होगा। क्या? तुम देख सकते हो कि जिन 2 पार्टी के बीच में हो रहा होगा ना वो अग्रीमेंट, उनमें से एक स्ट्रांग होगा और एक वीक होगा, ये तुमको एकदम दिखाई देगा फेस पे। तो देयर इज अ डोमिनेटिंग पार्टी एंड देन देयर इज अ सब्जुगेटेड पार्टी। ये हुआ फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, डोमिनेटिंग पार्टी उस अग्रीमेंट में कमजोर पार्टी का फायदा उठा रहा है, ये भी तुमको दिखाई देगा, ठीक है। तो 2 चीज मेरे को दिखाई देगा, 1 एग्जिस्टेंस ऑफ अ डोमिनेंट पार्टी एंड सेकंड एक्सरसाइज ऑफ अनफेयर एडवांटेज। 2 चीज दिखाई देगा। अब मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूं और तुम ही मेरे को सोच समझ के अपना कॉमन सेंस लगा के बताना कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या चाहिए मेरे को यार? 2 चीज चाहिए। एक तो एक पार्टी होगा जो डोमिनेटिंग होगा और दूसरा पार्टी सब्जुगेटेड या वीक होगा,
और दूसरा, डोमिनेटिंग पार्टी अपने पावर का इस्तेमाल करके सामने वाली कमजोर पार्टी का अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है। क्लियर है? अब ध्यान से एक एक चीज सुनते जाओ, ठीक है? देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू सेल हिज प्रॉपर्टी। देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू सेल हिज प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू है 5 करोड़। उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू है 5 करोड़, पर उसको हड़बड़ी है, उसको अभी रुपया चाहिए, उसको तुरंत रुपया चाहिए, उसको हड़बड़ी है। तो उसने ब्रोकर को बोला कि भाई एक अच्छा बायर ढूंढ के लाओ। ब्रोकर भी जानता है हड़बड़ी में प्रॉपर्टी का बायर ढूंढ रहा है तो जल्दी से मिलेगा नहीं। बायर को भी ये बात समझ में आ रहा है, तो बायर बार्गेनिंग पे उतर आया एंड फाइनली डील लॉक हुआ 3.5 करोड़ पे। 5 करोड़ का प्रॉपर्टी कितने पे बिक रहा है? 3.5 करोड़। इसको हड़बड़ी मचा हुआ है क्योंकि जल्दी पैसा चाहिए, इसकी प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है? इस पूरे एपिसोड में डू यू थिंक कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है? कोई भी दोनों में से डोमिनेटिंग है क्या? अनफेयर एडवांटेज है क्या? हाँ है। अगर तुम मेरे को बोलोगे सर अनफेयर एडवांटेज है क्या? हाँ है। 5 का माल 3.5 में ले रहे हैं तो अनफेयर एडवांटेज तो उठा रहे हैं, पर दोनों में कोई डोमिनेटिंग है क्या? कोई रिश्ता ही नहीं था। मत बेचो उसको, किसी और को बेचो। ये जरूरी है क्या वो आदमी प्रॉपर्टी उसी बायर को बेचे? वेट करो, किसी और को बेचो। तो देयर वाज नो डोमिनेटिंग पार्टी, सो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, रेगुलर शॉपिंग वगैरह में थ्रू आउट बहुत बार्गेनिंग होता है, बहुत बार्गेनिंग होता है। बार्गेनिंग नॉर्मल, बार्गेनिंग करके हमेशा दाम कम कराए जाते हैं, बट डू यू थिंक इट इज अगेन अनड्यू इन्फ्लुएंस? नहीं। बार्गेनिंग एक नॉर्मल चीज है, कस्टमरी चीज है, लोग करते ही हैं, और दोनों में से कोई भी डोमिनेटिंग नहीं होता। तुमको वो सेलर समझ में नहीं आ रहा, तुम उससे मत खरीदो। सेलर को बायर समझ में नहीं आ रहा, मत बेचो। तो बार्गेनिंग इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहां तक क्लियर एकदम, ठीक है? तो हर चीज को ना अनड्यू इन्फ्लुएंस का नाम देना गलत होगा। लुक केयरफुली कि डोमिनेटिंग स्टेटस है कि नहीं, और दूसरा अनफेयर एडवांटेज है कि नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, सुनो। हम लोग लाइफ में जिनके साथ भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सब हम लोग के बराबरी का होता है क्या? एक बार ध्यान सुन लो, हम लोग जिनके साथ भी लाइफ में अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या सब हमारे बराबरी के होते हैं? नहीं। कोई तो हमसे ऊपर होगा ही, कई बार होता है, कोई तो हमसे ऊपर होता ही है, तो डोमिनेटिंग स्टेटस होता है। तो खाली डोमिनेटिंग स्टेटस होने से ही अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, जॉब करने के लिए तुम गए, ठीक है, यू क्वालिफाइड योर एग्जाम जो भी डिग्री विग्री मिल गया तुमको, सीए बन गए, अब जॉब के लिए गए, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम आदित्य बिरला में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। ऑब्वियसली अगर कोई तुमको बोले कि कौन बड़ा है, तुम कि आदित्य बिरला, तो आंसर एक ही होगा, आदित्य बिरला। आदित्य बिरला ग्रुप इज बिगर, यू आर, मतलब तुम तो छोटा ही है, वीक पार्टी है, और वो डोमिनेटिंग है। अब वो लोग तुमसे ना तुम्हारा पैकेज को लेके बार्गेनिंग कर रहा है। तुम बोलते हो मेरे को 8 लाख चाहिए, वो लोग बोलते हैं नहीं 6 लाख से चालू करते हैं, ठीक है? बार्गेनिंग चल रहा है, तुम फाइनली यील्ड कर देते हो बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। Naukri.com और मॉन्स्टर भी तुमको नौकरी नहीं दिला पाया, ठीक है? तो तुम फाइनली मान गए, बोले चलेगा 6 लाख में ज्वाइन करते हैं, ठीक है? क्या ये पूरा एपिसोड, क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है? नहीं, क्योंकि डोमिनेटिंग था वो, पर वो तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज नहीं उठा रहा है, वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से और तुम्हारे अपने कैलिबर के हिसाब से तुमको पेमेंट ऑफर कर रहा है। तुमको नहीं लेना है तुम मत लो। तुम वहां पे ये बहाना नहीं ले सकते कि आदित्य बिरला ग्रुप ने मेरा अनफेयर एडवांटेज उठाया है, तो दैट इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके ऊपर और भी बात होगा, पर फिलहाल एक चीज और, दोनों ही टाइप के केसेस में आउटकम एक ही है। देखो आउटकम, दोनों टाइप के केस में आउटकम एक ही है, क्या? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप चाहो तो इसको वैलिड रखो या आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। यहां पर किसके पास ये चॉइस है, स्ट्रॉन्ग पार्टी या वीक पार्टी? वीक पार्टी के पास चॉइस है कि या तो वो इसके साथ गो हेड करे, मूव ऑन, या फिर इसको ड्रॉप करे। अब बुकिश डेफिनेशन पे आ रहे हैं। ये कोवर्जन का एकदम पूरा टेक्निकल डेफिनेशन है और ये मेरे को पढ़ाना जरूरी लगा, बिकॉज क्या होता है, इसमें 2 पार्ट है। एज यू कैन सी, इस डेफिनेशन में 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट सबको आता है, पहला पार्ट हर स्टूडेंट को याद रहता है, यार धमकी दे रहा है, धमकी, कोवर्जन। लेकिन दूसरा पार्ट पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता। दूसरा पार्ट क्या है? डिटेनिंग समवन एल्सेस प्रॉपर्टी अनलॉफुली, दूसरे के प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए रखना
गलत तरीके से, दैट इज ऑल्सो कोअर्शन। दूसरे के प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा जमा करना, वो भी क्या है? कोअर्शन। तो कोअर्शन का दो पार्ट है, एक थ्रेटनिंग टू डू एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पीनल कोड। अच्छा, इसके लिए ना मेरे को इंडियन पीनल कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना हम लोग समझते हैं कि क्या चीज इंडियन पीनल कोड में प्रोहिबिटेड है क्या नहीं है, उसके लिए पूरा इंडियन पीनल कोड तुमको पंडित बनने का जरूरत नहीं है, एलएलबी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके? वो तुम समझता है, मर्डर बताओ प्रोहिबिटेड होगा कि नहीं होगा? नहीं, देख के बताएंगे, पता नहीं। तो ऐसा तो नहीं है, वो समझ में आता है कि क्या क्या चीज प्रोहिबिटेड है। फिजिकली किसी को भी वो करना, इंजर करना, फिजिकली किसी को भी इंजर करना, ये प्रोहिबिटेड होगा कि नहीं? प्रोहिबिटेड होगा। सेकेंड, अनलॉफुली डिटेनिंग समवन एल्सेस प्रॉपर्टी। दोनों का एग्जाम्पल है, ऊपर वाले का ये, सेकंड का ये, ठीक है? पहला एग्जाम्पल तो चीप लेवल का पढ़ लो, वो वही है, ए थ्रेटन्स टू किल बी इफ ही डजंट ट्रांसफर हिज हाउस इन ए's फेवर एट अ वेरी लो प्राइस। तो जान से मारने का धमकी दे रहा है, कोअर्शन, इट्स अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड केस, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखना बेटर रहेगा, क्योंकि कई जन को ये याद नहीं रहता और एग्जाम में आ सकता है। ये एग्जाम्पल का डेटा मैं तुमको थोड़ा बता देता हूं, सुनो। हिंदुस्तान के अंदर तो इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज भारत सरकार का, इससे मतलब बदमाशी वाला या चोटागिरी वाला कुछ होने वाला है नहीं, ओके? बिकॉज इट्स गवर्नमेंट का, ओके? लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? 1872। और रेलवेज का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो सबसे पहले यूरोप में क्रिएट हुआ था, सबसे पहले। ऑल्दो टुडे इंडिया हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज, बट सबसे पहले रेलवेज कहां पे आया? यूरोप में, ओके? अब उस वक्त ना प्राइवेट, ठीक है, तो उस वक्त प्राइवेट कंपनियां भी जो थी, जो प्राइवेट बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर थे, वो लोग भी रेलवे के बिजनेस में एंगेज थे। तब वो लोग बदमाशी किया करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह कार्गो ट्रांसफर करने का पैसा ले लिया है, फिर भी जब रेलवे वहां पे पहुंचता था डेस्टिनेशन पे कार्गो डिलीवर करने के लिए, तो रिसिपिएंट से एक्स्ट्रा पैसा जबरदस्ती मांगा जाता था और बोलते थे जब तक तुम एक्स्ट्रा पैसा नहीं दोगे तुम्हारा कार्गो तुमको डिलीवर नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती दूसरे का प्रॉपर्टी कब्जे में रख रखे हो ना, ये भी क्या है? कोअर्शन। सेकंड एग्जांपल पढ़ो। सेकंड एग्जांपल क्लियर है? तो कोअर्शन इज डन। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ओके? अनड्यू इन्फ्लुएंस पे ये स्लाइड है और इसके बाद देखो ये भी एक स्लाइड और है, मिला? दो स्लाइड्स अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी डिस्कस करूंगा, इसका एग्जांपल्स वगैरह और दूंगा और बेटर क्लियर होते जाएगा। एक बार प्लीज यहां ध्यान दो ना, ठीक है? सुनना प्लीज। कोअर्जन इज क्लियर टू अस। कोअर्जन इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, थ्रेटनिंग और दूसरा क्या? डिटेनिंग समवन्स प्रॉपर्टी अनलॉफुली। अब मैं मूव ऑन करके आ गया अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जैसा कि बताया था, दो चीज चाहिए। एक होता है कि वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन एंड ऑल्सो वो अपने डोमिनियन का इस्तेमाल करके सामने वाले कमजोर पार्टी का अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है। तो वही दो पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है। अब एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। ये एग्जाम्पल, मेरे को ये वाला एग्जाम्पल पर्सनली बेस्ट लगता है, क्योंकि इसको हम लोग ना कई प्रैक्टिकल सिनेरियो से भी रिलेट कर सकते हैं। अब मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। से फॉर इंस्टेंस हम ये जो अभी स्टोरी बोलने वाला हूं, ऐसा स्टोरी ना मतलब क्या बोलते हैं, छोटे लेवल के बुक्स में बहुत ज्यादा पाया भी जाता है। ये स्टोरी क्या है कि इफ यू आर लॉस्ट इन अ डेजर्ट, यू डोंट हैव एनी वाटर विथ यू, और तुम बॉडीली पूरा स्ट्रेस्ड आउट और टायर्ड हो चुका है। यू आर लॉस्ट इन अ डेजर्ट सिंपली, ठीक है? यू आर, लेट्स से यू हैव बीन पुट इन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो जहां पे तुम पूरे डेजर्ट के मिडल में हो, नो एक्सेसरीज, इक्विपमेंट्स और एनीथिंग विथ यू। वहां पे अब कोई आदमी तुमको दिख रहा आता हुआ कैमल पे, कोई आदमी है जो वहां पे वहीं का बाशिंदा है, जो भी है वो कैमल पे आ रहा है और ही हैज गॉट सम वाटर आल्सो विद हिम। तो तुम चाहते हो उससे दो चीज, तुम उसको अप्रोच करते हो, बोलते हो कि प्लीज एक तो आप मेरे को अपना कैमल राइड दे दो, मेरे को डेजर्ट के बाहर तक ड्रॉप कर दो, और दूसरा मेरे को वाटर भी चाहिए,
ठीक है, वो आदमी तुम्हारा कुछ लगता है नहीं, तो वो आदमी तुमको बोला कि मैं आपको कैमल राइड भी दूंगा, वाटर भी दूंगा, बट बदले में आपके गले में जो मोटा सा चेन लटका हुआ है ना, आई वॉन्ट दैट। ठीक है, तुम बोला 3 लाख का ही है, वो बोला हाँ मेरे को पता है। ठीक है, तो उसको जो 2 छोटी सी चीजें तुमने मांगी हैं, कैमल राइड और वाटर, 3 लाख में तो पता नहीं कितना कैमल आ जाएगा। ठीक है, पर वो बोल रहा है कि ये 2 चीज के लिए, केवल कैमल राइड देने के लिए और वाटर के लिए तुमसे 3 लाख मांग रहा है। अति ज्यादा मांग रहा है, अति ज्यादा है। अनफेयर एडवांटेज है कि नहीं है? अनफेयर एडवांटेज है। तो अनफेयर एडवांटेज तो है, पर अब एक चीज और साबित करना पड़ेगा, वो है डोमिनेटिंग स्टेटस। तुम लोग दोनों में प्रैक्टिकली कोई संबंध, रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, तो फिर वो डोमिनेटिंग कैसे है? वो डोमिनेटिंग है क्योंकि तुम्हारा फिजिकल कंडीशन, बॉडीली कंडीशन इतना खराब है उस वक्त कि तुमको अगर वो नहीं मिला जो तुम डिमांड कर रहे हो, दैट राइड एंड दैट वाटर, तो तुम एकदम मर सकते हो। तो बॉडीली स्ट्रेस की वजह से यू हैव गॉट इनटू अ वीकर पोजीशन एंड दैट मैन गेट्स इनटू अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। तो डोमिनियन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम लोग के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, स्टिल बिकॉज ऑफ योर ओन फिजिकल बॉडी कंडीशन तुम वीक पोजीशन पे चला गए और वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो कैमल राइड वाला मैं पूरा एग्जांपल दिया, इसमें 2 चीज मेरे को देखने को मिल रहा है। एक बंदा है जो डोमिनेटिंग स्टेटस में है और वो अपने डोमिनेटिंग स्टेटस का अनफेयर एडवांटेज उठा के ओवर प्राइस मांग रहा है तुमसे। तो कैन वी से दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस? यस। तो तुम बाद में जाके देने से मना कर भी सकते हो, यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यही वाला एग्जांपल ले लो, सेम टोन में एकदम पूरा एग्जांपल देखो। एन ओल्ड मैन हु इज एनफीबल्ड बाय डिजीज और एज, मतलब कोई इसका है नहीं टेक केयर करने के लिए और मेडिकली एकदम वीक आदमी है। तो जो मेडिकल अटेंडेंट इसने रखा हुआ है ना, वो इससे बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है। इसलिए मांग रहा है क्योंकि मालूम है कि इस ओल्ड आदमी का कोई और है नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा तो ये एकदम मतलब क्या बोलते हैं, क्रिपल हो जाएगा। तो ही नीड्स माय सर्विसेज, तो एकदम ओवर प्राइस मांग रहा है। तो उस ओल्ड आदमी ने हाँ बोल दिया, बट सिंस इट इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो वो ओल्ड आदमी बाद में देने से मना कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये पहला एग्जांपल अनड्यू इन्फ्लुएंस का। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट ये जो केसेस हैं, ये डिस्क्रिप्शन है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द डोमिनेटिंग स्टेटस। एक बार सबको शीट मिल गया क्या? ठीक है ना, मैं पहले कराई दूं फिर उसमें जाएंगे। इधर, हाउ डू यू डिटरमाइन द डोमिनेटिंग स्टेटस। अनफेयर एडवांटेज तो पकड़ना बहुत आसान है, हम लोग ना अग्रीमेंट को देखते समझ जाते हैं अनरीजनेबल मांग रहा है, मतलब अनफेयर एडवांटेज। हाउ डू यू डिटरमाइन द डोमिनेटिंग स्टेटस? तो उसके लिए 2 पैरामीटर्स है, 1 और 2। ये सबसे पहला, where he holds a real or apparent authority। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन कि डोमिनेटिंग स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो 2 तरीके हैं। फर्स्ट, where he holds a real or apparent authority over the other person or where he stands in a fiduciary relationship with another person। ये सब नाम है ना, लिखा हुआ रहेगा ऑप्शंस में। तो फिड्यूशरी का मतलब समझ लो, फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब होता है भरोसे का रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब क्या? भरोसे का रिलेशनशिप, वे यू प्लेस ट्रस्ट अपॉन द अदर पर्सन। पेरेंट एंड चाइल्ड, डॉक्टर एंड पेशेंट, लॉयर एंड क्लाइंट, स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसाइपल, ये सब रिलेशनशिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिड्यूशरी रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अच्छा, फिड्यूशरी रिलेशनशिप का एग्जांपल्स मैंने नीचे येलो में लिख के दिया है, ये वाला बॉक्स दिख रहा है। तो इसमें कितना बुलेट्स हैं? 6 बुलेट्स हैं। इन 6 में क्या है? देयर इज अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, और फिड्यूशरी रिलेशनशिप के आधार पे दिख रहा है कि डोमिनेटिंग स्टेटस है। पहला कौन सा? पेरेंट एंड चाइल्ड। अच्छा, नॉर्मली स्पीकिंग, नॉर्मली बात हो रहा है, पेरेंट एंड चाइल्ड में डोमिनेटिंग कौन होगा? पेरेंट होगा। ठीक है, अभी की बात नहीं हो रही, अभी तो यू नो, अभी मतलब कि हम लोग एट दिस पॉइंट ऑफ एज वी बिकम डोमिनेटिंग। अगर पेरेंट्स लोग को बुला के पूछा जाएगा कुछ नहीं। सेकेंड, गार्जियन एंड वार्ड, वही मतलब जैसे पेरेंट चाइल्ड वैसे ही गार्जियन एंड वार्ड। थर्ड, डॉक्टर एंड पेशेंट। 4, स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसाइपल, लॉयर एंड क्लाइंट एंड ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। तो ये सब रिलेशनशिप्स को क्या बोला जाता है? फिड्यूशरी रिलेशन।
जिसमें जहां डोमिनेटिंग स्टेटस देखने को मिलता है. सेकेंड पॉइंट देखो, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, bodily or mental stress. ये वही एग्जाम्पल है जो रेगिस्तान वाला दिया, या ठीक इसके पीछे वाले स्लाइड में ये मेडिकल अटेंडेंट वाला दिया. यहां रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी तो डोमिनेटिंग स्टेटस है ना, बिकॉज एक आदमी एकदम कमजोर हो गया है और दूसरा पार्टी स्ट्रांग है, तो डोमिनेटिंग स्टेटस देखने को मिल रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. अब एक चीज बोल रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल अभी दूंगा, ठीक है? तुम मेरे को बताना क्या वो एग्जाम्पल इस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है या नहीं, सोच के बोलना, ठीक है? पहले तुम ये लिस्ट देख लो, ये 6 बुलेट दिख रहा है क्या येलो में लिखा हुआ, ये पीछे सबको दिख रहा है ना 6 बुलेट. ये 6 बुलेट में तुम एक बार ऑब्जर्व करो, 6 के 6 बुलेट में कोई डोमिनेटिंग है या नहीं है? यहां पे पेरेंट है, इधर गार्जियन, डॉक्टर, स्पिरिचुअल गुरु, लॉयर और वो ट्रस्टी, दिख रहा है डोमिनेटिंग. अब मैं एक रिलेशनशिप बोल रहा हूं जहां भरोसा तो होता है पर जहां डोमिनेटिंग नहीं होता है. नॉर्मल बात हो रहा है, ठीक है? हंसी मजाक मत करना, ओके? एग्जाम में क्वेश्चन है और उसके अंदर का ऑप्शन लिखा हुआ है. ये ऑप्शन में था ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस अनड्यू इन्फ्लुएंस इज नॉट प्रिज्यूम्ड. 3 एग्जाम्पल यहां से था, चौथा था हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ में फिड्यूशियल रिलेशनशिप है पर डोमिनेटिंग है क्या? नहीं है, ठीक है? ये एग्जाम के डोमिनेटिंग स्टेटस नहीं है, बिकॉज दोनों वो होता है, क्या होता है, 50-50, ठीक है? वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में. हाँ, ठीक है. इधर तो हस्बैंड एंड वाइफ में वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा. है तुमको ऐसा था, पापा मम्मी को देख के बोलता है क्या हमेशा? इधर अच्छा, ये हो गया क्या? अच्छा, नेक्स्ट सुनो एक बार, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूं. ये सब केसेस में डोमिनेटिंग स्टेटस इज ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड. ओके, नेक्स्ट. ये वाला जो डायग्राम है एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब एक बार प्लीज इस डायग्राम को देखो, ये मैंने शुरू में भी आज दिखाया था. लैक ऑफ फ्री कंसेंट में ये इस तरह से ब्रेकअप किया हुआ है. बिफोर गोइंग एनी फर्दर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत इजी है, ये समझ में आता है, इजी था. ये अलग लेवल पे है, इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले थोड़ा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब तो सबके पास शीट है, तो मैं इस पोर्शन पे अभी तक गया नहीं हूँ, मैंने ये करा दिया, कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक, ऑब्जेक्टिव्स में आना. ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका, और ये कोअर्जन ये भी हो चुका. कोअर्जन चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. तो इसका आंसर होगा सी, आइदर ए और बी. क्या? अरे कोअर्जन एक बार में तो तुम्हारे साथ एक ही जगह होगा ना, तुम 2 जगह अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज शांत हो जाओ. द पर्सन प्रोवाइडिंग नेसेसरीज टू माइनर इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम माइनर्स प्रॉपर्टी. ये कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. ऑप्शन बी, टिक कर देना प्लीज. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेसेसरी फॉर अ माइनर? आंसर है सी, अल्कोहलिक ड्रिंक. ये वाला, विच ऑफ दीज इज करेक्ट?
अरे कैसे सही, पढ़ो पूरा एक बार पहले। विच ऑफ दीज इज करेक्ट, एक एक करके मूव ऑन कर रहे हैं। इसमें जाने के पहले बात चीज बता रहा हूं, माइनर आईपीओ के दौरान शेयर्स नहीं खरीद सकता। आईपीओ समझता है तुम? आईपीओ में मतलब कंपनी स्ट्रेट शेयर अलॉटमेंट कर रही है, पब्लिक इशू कर रही है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी स्ट्रेट शेयर्स इशू कर रही है, उस वक्त माइनर शेयर नहीं खरीद सकता। हाउएवर जब आईपीओ हो गया बाद में, तो माइनर किसी दूसरे शेयर होल्डर से शेयर खरीद सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं शेयर ट्रांसफर। कोई भी आदमी शेयर्स जो हासिल करता है ना, दो तरीके से करता है, एक होता है शेयर्स बाय अलॉटमेंट और दूसरा होता है शेयर्स बाय ट्रांसफर। तो माइनर अलॉटमेंट में तो आ नहीं सकता, बिकॉज कंपनी उसको कभी भी आईपीओ में शेयर्स नहीं देगी, पर ट्रांसफर होकर खरीद सकता है। जैसे अभी स्टॉक मार्केट है, सपोज फॉर एग्जांपल किसी माइनर को रिलायंस का शेयर खरीदना है। किसका? रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो स्टॉक मार्केट में जाओ खरीद लो, को रोका है क्या? नहीं। पर दो तीन बात। फर्स्ट बात, क्या माइनर आईपीओ में खरीद सकता है? ना। क्या माइनर ट्रांसफर मतलब खरीद के खरीद सकता है, मतलब ट्रांसफर ले सकता है दूसरे शेयर होल्डर से? हाँ। तीसरा, माइनर पार्टली पेड शेयर ले सकता है क्या? ना, पार्टली पेड बिल्कुल नहीं, बिकॉज पार्टली पेड शेयर में जो अनपेड अमाउंट होता है ना, जैसे 10 रुपया का शेयर है, 8 रुपया पेड अप, कितना रुपया बाकी है? कॉल मनी। कंपनी माइनर से मांग नहीं पाएगी, बिकॉज माइनर के सिर पे कोई ऑब्लिगेशन होता नहीं है, तो माइनर केवल फुल्ली पेड शेयर खरीद सकता है। अब इसमें देखो जरा, अ माइनर हिमसेल्फ कैन अप्लाई फॉर फुल्ली पेड शेयर। कैन अप्लाई का मतलब सीधा आईपीओ में खरीद सकता है क्या? ना। सेकंड, अ माइनर हिमसेल्फ कैन अप्लाई फॉर पार्टली पेड। ना, फुल्ली के लिए नहीं कर सकता, पार्टली कहां से करेगा? सी, अ माइनर कैन बिकम अ ट्रांसफरी, मतलब दूसरे शेयर होल्डर से खरीदना, ऑफ फुल्ली पेड शेयर। यस, तो आंसर है सी। नेक्स्ट, a minor enters into a contract for the purchase of certain necessaries in such a case। necessaries मतलब quasi contract। इन quasi contract केस में माइनर खुद लायबल है क्या? नहीं। गार्जियन लायबल है क्या? नहीं। एस्टेट लायबल है क्या? हाँ, तो आंसर है सी। ये मोहरी बीवी वाला केस है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष केस डील्स विथ, ये इसमें आया था दिसंबर 14 में आया था, ठीक है, दिसंबर 2014 में आया था। एक ही बार आज तक ऐसा हुआ है कि उन्होंने केस लॉ का नाम देके क्वेश्चन पूछा हो, ठीक है। तो ये मोहरी बीवी वाला केस में ये किसके ऊपर था? माइनर के ऊपर। तो इसमें से अ माइनस एग्रीमेंट इज वॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, तो मैं एक एक को ट्रू फॉल्स बोलूंगा। नंबर ए, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। यस, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। ये बात सही है कि गलत? सही है, यस। क्यों? बिकॉज माइनर पे रूल ऑफ एस्टॉपल नहीं लगता। सेकंड, अ माइनर इज लायबल फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू हिम। नो, माइनर खुद लायबल नहीं होता, माइनर का एस्टेट लायबल होता है, तो ये नो। थर्ड, अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of age। यस। अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। यस। तो 3 यस था, 1 नो था, वो नो आंसर है, बी, ठीक है। ये नेक्स्ट, छोटू, अ माइनर बोरोज 15,000 फ्रॉम मिस्टर बिग representing himself to be of age 18। देखो ये माइनर अपने आप को क्या 19 तो बोला मैंने? अच्छा ठीक है 19, आंसर तो एक ही होगा, 18 बोलो कि 19 बोलो। सुनो, छोटू जो है वो अपने आप को मेजर प्रेजेंट कर रहा है ना दूसरे के सामने, ये क्या है? एस्टॉपल। तो क्या वो बाद में पीछे हट सकता है क्या? हाँ, क्योंकि माइनर पे एस्टॉपल का रूल अप्लाई नहीं होता। एंड विद अ प्रॉमिस टू पे आफ्टर 1 month, later Chotu refuses to repay the amount as he had spent all the amount. What remedy does Big have? Nothing. Number A, he can sue him in court. No. He can claim both the principal and interest. No. He cannot claim back the money. Yes. अच्छा, पूरे क्वेश्चन में देखो नेसेसरीज था क्या कहीं? तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला बात भी नहीं आएगा ना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए तो नेसेसरीज वर्ड होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये बिग जो है छोटू से अपना रुपया हासिल नहीं कर सकता। 40, अमर, ये रैटिफिकेशन के ऊपर है। माइनर अगर माइनॉरिटी के दौरान कोई चीज साइन करे तो उसके बड़े होते वो एनफोर्सेबल हो जाएगा क्या? नहीं, रैटिफिकेशन नहीं हो सकता। क्या हो सकता है रैटिफिकेशन के बजाय? नोवेशन। पढ़ते हैं, अमर मेड अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अकबर व्हेन अकबर वाज अ माइनर
The promissory note was renewed by Amar in favor of Akbar when he attained majority. तो majority attain करने पे renew ratification नहीं हो सकता. Akbar brings a suit against Amar on the basis of the second note. What will be the consequence? एक second. When Akbar was Amar made a यहाँ ये हाँ एक सेकेंड. ये चेंज करो तो प्लीज. माइनर यहां पे अमर है, अकबर माइनर नहीं है, अमर माइनर होगा. क्वेश्चन का सेकंड लाइन में अमर को माइनर बना दो, ठीक है. सो अमर मेड अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अकबर. मतलब फायदा किसको मिलेगा? अकबर को, जो कि एल्डर है, और अमर खुद क्या? माइनर. हम लोग ये तो पढ़े थे कि माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी बट कैन ही बी ए बेनिफैक्टर, और यहां तो वो अकबर को बेनिफिट दे रहा है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, अमर माइनर है. बाद में अमर ने इसी को रिन्यू कर दिया जब वो मेजर हुआ, तो रिन्यू करने से नहीं चलता. रिन्यू का मतलब होता है सेम अग्रीमेंट को कंटिन्यू करना, रेटिफाई करना. रिन्यू का मतलब नोवेशन नहीं होता. रिन्यू का मतलब नोवेशन नहीं होता. रिन्यू का मतलब होता है सेम अग्रीमेंट को कंटिन्यू करना. तो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन तो चलेगा नहीं. अब क्या है? अकबर जो बड़ा आदमी है, एडल्ट, ब्रिंग्स अ सूट अगेंस्ट अमर, अमर के खिलाफ केस कर रहा है. अब तो अमर भी बड़ा हो चुका है, अब तो अमर भी बड़ा हो चुका है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अमर भले ही बड़ा हो गया हो, प्रॉमिसरी नोट अभी तक बड़ा नहीं हुआ है. प्रॉमिसरी नोट वो बेकार है, बिकॉज उसको आपने नोवेशन नहीं किया, उसने क्या किया? आपने रेटिफिकेशन. तो वो प्रॉमिसरी नोट की कोई कीमत एनफोर्सिबिलिटी नहीं है. तो अकबर केस तो किया है, क्या अकबर जीतेगा? नहीं, हारेगा. व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? अकबर विल नॉट सक्सीड. ठीक है, अकबर विल नॉट सक्सीड. बी. क्या वो केस डिसॉल्व होगा? वो तो अलग बात है. यहां पे सीधा आंसर ये बी होगा कि अकबर जीतेगा नहीं. ठीक है, मेन आंसर ये है. सुनने में बी और सी दोनों सही लग गया, बट मेन थिंग इज बी कि अकबर विल नॉट सक्सीड. अगर बोथ दिया होता ना कि बोथ बी एंड सी, तब वो सोचते, पर यहां बी एंड सी ऐसा तो कोई दिया नहीं है, तो मेरे को दो में से एक पिक करना है. मैं बेटर वाला पिक कर रहा हूं, बी. 42. गार्जियन लायबल होता है कि माइनर के किए हुए गलत काम के लिए? नहीं, गार्जियन लायबल नहीं होता. लेकिन अगर माइनर अपने गार्जियन का एजेंट बन के कुछ काम किया है, तब लायबल होगा. क्या? माइनर हैज एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ हिज गार्जियन. तो एज एन एजेंट अगर वो काम किया है, तब तो उसका कॉन्सिक्वेंस प्रिंसिपल पे फॉल करेगा, और प्रिंसिपल कौन है? गार्जियन. तो इफ माइनर हैज एक्टेड लाइक एन एजेंट ऑफ हिज गार्जियन, देन द गार्जियन बिकम्स लायबल. तो क्वेश्चन, द गार्जियन ऑफ अ माइनर इज लायबल व्हेन? नंबर ए, द माइनर डज एनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गार्जियन? यस. द माइनर हैज सप्लाइड नेसेसरीज. ये होगा क्या? कई जन का यहाँ पे ना जो माइंड है वो बायस होगा सी में. वो अक्सर होता है कि जब भी हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आता है ए बी सी डी, तो वी हैव दैट इंडियन मेंटालिटी, ज्यादा है, देखो ज्यादा, तो ये सी आंसर है. पर यहाँ ऐसा नहीं है. माइनर को अगर कोई नेसेसरी सप्लाई करेगा तो उसके लिए माइनर का एस्टेट लायबल होता है, उसका गार्जियन लायबल नहीं होता. तो आंसर बी नहीं है, आंसर होगा ए. Which of the following conditions are to be fulfilled for the recovery of necessary supplied? ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के टोन में जा रहे हैं ना, नेसेसरी वर्ड आ गया है. अच्छा एक सेकंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जहाँ 4 बुलेट के अलावा अंदर में 4 बुलेट घुसाया हुआ हो, तो यहीं पर एक बार ना ट्रू फॉल्स लिख लेना चाहिए, उससे बहुत इजी रहता है. तो एक एक पॉइंट के बगल में मैं टी एफ बोलूंगा, कर लेना. नंबर 1, मटीरियल सप्लाइड मस्ट बी apt, appropriate to the life of the minor. Yes, लिखो true. Okay. Number 2, it must be according to his status. नेसेसरी का तो देखो कोई परिभाषा नहीं है. नेसेसरी डिपेंड करता है आपका लिविंग स्टेटस क्या है. किसी के लिए कार नेसेसरी हो सकता है, किसी के लिए कार अननेसेसरी भी हो सकता है. तो नेसेसरीज डिपेंड्स ऑन द लिविंग स्टेटस. तो ये भी सही है, ट्रू. Number 3,
इट मस्ट बी सप्लाइड टू माइनर और हिज फ्रेंड, ये गलत है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता है कि आप किसी इनकॉम्पिटेंट के लिए कुछ कर रहे हो या वो लोग जो उस इनकॉम्पिटेंट पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता है कि आप किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन के लिए कुछ कर रहे हो या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हो जो उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। उसका फ्रेंड माइनर पे डिपेंडेंट होगा क्या? नहीं। तो ये सी तो गलत है, ये थर्ड वाले के बगल में लिखो फॉल्स। नंबर 4, इट कैन बी सप्लाइड टू माइनर्स डिपेंडेंट, यस ट्रू। तो अब 3 जगह तुम ट्रू लिखा है, तो आंसर होगा 1 2 4, ये वाला सी। क्लियर है? 4 रोमन 4, इसके लिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना तब क्लियर होगा। मैं याद समझा देता हूं फिर भी एक बार। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में बोला हुआ है अगर हम लोग किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन जैसे माइनर ल्यूनेटिक उनके लिए कुछ नेसेसरी खर्चा करें या उनकी फैमिली जो उन पे डिपेंडेंट उनके लिए कुछ खर्चा करें, तो वो हम लोग उसके प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। तो माइनर के डिपेंडेंट पे कुछ खर्चा डिपेंडेंट पे करोगे तब तो रिकवर कर सकते हो, माइनर के दोस्त पे करोगे तो रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिपेंडेंट आएगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आज ही डिस्कस होगा बाद में, तब ये चीज आएगा कि इनकॉम्पिटेंट पर्सन का डिपेंडेंट, ठीक है। तो आंसर होगा सी 1 2 एंड 4। 52, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय इट्स, 4 ऑप्शन दिया है, ये थोड़ा सा बता देता हूं। थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस चला गया है पर ऑब्जेक्टिव्स ऐसा बनता है, ऐसा नहीं कि वो लोग एग्जाम में नहीं पूछते, पूछ लेते हैं। तो ध्यान से सुनो प्लीज, ये बात सुनना। 2 नाम है जो सब जानते हैं या सुना हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब सुनो, विच डॉक्यूमेंट इज सुपीरियर? मेमोरेंडम इज ऑलवेज सुपीरियर टू आर्टिकल्स। अब आगे सुनो, मेमोरेंडम के अंदर ना 6 क्लॉजेस होते हैं, खाली मैं बोल रहा हूं बस सुन लो। मेमोरेंडम के अंदर 6 क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। जिसमें से तीसरा वाला क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसमें बताया हुआ रहता है कि ये कंपनी इस टाइप का बिजनेस कर सकती है और कोई दूसरे टाइप का बिजनेस नहीं कर सकती है, ठीक है। आई विल गिव यू अ फ्रैंक एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे सी वी आर सिटिंग इनसाइड अ कंपनी SSCI प्राइवेट लिमिटेड, SSCI प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना ये। तो हम लोग का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस कंपनी का, वो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैं बता रहा हूं। एक लिखा हुआ है कि हम लोग लाइव मोड में क्लासेस कहीं भी कंडक्ट कर सकते हैं, पैन इंडिया लाइव मोड में। ऐसे हम लोग वीडियो मोड में, अभी वर्चुअल चल रहा है, हम लोग वीडियो मोड में क्लास कहीं भी कंडक्ट कर सकते हैं पैन इंडिया। हम लोग D2H मोड में कर सकते हैं, D2H मतलब होता है वो ऑनलाइन जाएगा डायरेक्ट टू होम। हम लोग फ्रेंचाइज मोड में कर सकते हैं, हम लोग बुक पब्लिकेशन कर सकते हैं, हालांकि अभी तक किया नहीं है, ठीक है। बुक पब्लिकेशन हालांकि किया नहीं, ये तो इसके लिए क्या बोलते हैं इंटरनल सर्कुलेशन के लिए, ये जो बुक दे रहा है ये पब्लिकेशन नहीं है। तो हम लोग ये सब लिख रखा है क्योंकि कंपनी का नाम क्या है, संजय सराफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हम लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं क्या? नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है। हम लोग बाकी वो सब जो अभी मैंने बोला वो कर सकते हैं, पर ये पाव भाजी का दुकान खोल लिया ये सब ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इधर ये ऑब्जेक्ट क्लॉज कहां लिखा हुआ है? मेमोरेंडम में। तो आंसर होगा मेमोरेंडम। यार ये CPT के बुक में दिया हुआ है, पूछता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। इधर when a person becomes insolvent, अच्छा मैं insolvent के ऊपर थोड़ा बोल रहा हूं, सुन लो। क्लास में लिखाया तो था बट एक बार फिर भी डिस्कस कर रहा हूं। इंसॉल्वेंट, कोई भी आदमी जब इंसॉल्वेंट बनता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बस अपने आप डिसाइड किया हो गया। ही हैज टू अप्लाई टू अ कोर्ट। वो कोर्ट के पास एक लेटर लिख के बोलता है, अपना पूरा डिटेल देके एफिडेविट करा के देना पड़ता है कि मेरे पास इतना ही एसेट्स है जबकि मेरा लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो प्लीज मेरे को आप बैंकरप्ट डिक्लेयर करें और मेरे ऊपर एक लीगल रिसीवर असाइनी को अपॉइंट करें जो मेरे सारे एसेट को बेच के मेरे क्रेडिटर को पे ऑफ करे। तो जब भी एक आदमी इंसॉल्वेंट बनता है ना, तो उसके ऊपर कौन अपॉइंट होता है? मैं 2-3 नाम बोल रहा हूं, सुन लो। लिक्विडेटर
ऑफिशियल रिसीवर, असाइनी। अब यहां पर जो ऑप्शंस दिया उसके आधार पर देखो कौन सा मैच कर रहा है। एजेंट ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो लीगल हेयर हो गया, वो भी ना, लीगल असाइनी। या फिर सुन लो और भी नाम हो सकता था, लिक्विडेटर या फिर ऑफिशियल रिसीवर। तो तुम असाइनी के ऑब्लिक में वो ऑब्लिक डाल के लिख लो, असाइनी ऑब्लिक लिक्विडेटर ऑब्लिक रिसीवर, लीगल असाइनी ऑब्लिक लिक्विडेटर ऑब्लिक रिसीवर। अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ एन अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। एक आदमी है नॉर्मली अनसाउंड ही रहता है हमेशा, वो बीच बीच में साउंड हो जाता है, ठीक है। तो बीच बीच में जब वो साउंड माइंड होता है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? हाँ, तो आंसर होगा ए, ठीक है। नाउ इस डायग्राम पे आ रहे हैं, ठीक है। सुनो प्लीज, अभी एकदम सिंगल 1 पॉइंट ही मेन एजेंडा है हम लोग का कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये फुल डिस्कस हो और इसका ऑब्जेक्टिव्स हो। इस पोर्शन में मैं बार बार बोलूंगा, कोअर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस में किसी स्टूडेंट को दिक्कत जल्दी से नहीं आता। जो दिक्कत आता है घर पे रीडिंग वाइज, वो इसी में आएगा, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। तो अभी मैं ये पोर्शन पूरा डिस्कस करने वाला हूं और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम लोग का यूनिट 3 खत्म होगा, जो सबसे बड़ा चीज है, ओके। अब एक बार फिर से पूरा चीज डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट लुक केयरफुली। लैक ऑफ फ्री कंसेंट, लिसन। फ्री कंसेंट दो चीजों से डिटरमाइन होता है। फ्री कंसेंट दो चीजों से डिटरमाइन होता है, एक होता है फ्री विल, आपकी स्वतंत्र इच्छा, और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन या नॉलेज। अगर मेरे को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है या आधा अधूरा नॉलेज है तो जो डिसीजन मैं लूंगा वो डिसीजन भी गलत होगा। आई नीड टू हैव कंप्लीट नॉलेज फॉर टेकिंग अ डिसीजन। तो विदाउट नॉलेज या गलत नॉलेज के बेसिस में लिया हुआ डिसीजन भी क्या होता है? गलत होता है। तो दो मायने हैं इसका, 3 पार्ट में डिवाइडेड। फर्स्ट पार्ट बोलता है कि मेरा फ्री विल नहीं है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? मेरा फ्री विल नहीं है। या तो कोई मेरे को धमकी दे रहा है या वो मेरे से डोमिनेटिंग है, तो मेरा अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है, तो मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा फ्री विल से वो नहीं कर पा रहा हूं, एंटर नहीं कर पा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको बोलते हैं हैपेंस इन केस ऑफ मजबूरी। ओके, दैट इज वन थिंग। अगर मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? ये मैंने डार्क में चला के दिख नहीं रहा होगा। रिजल्ट क्या होगा मजबूरी में करेंगे तो? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड केस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। यहां कोई आदमी है जो मेरे को झूठा या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। फ्रॉड में क्या हो रहा है? कोई मेरे को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। गलत इंफॉर्मेशन कोई दे रहा है, मैं गलत इंफॉर्मेशन अपने आप मेरे मन में नहीं था, किसी ने मेरे को सप्लाई किया गलत इंफॉर्मेशन, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए झूठ बोला। हैपेंस व्हेन समबडी गिव्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू मी। तो अगर वो मेरे साथ झूठ बोल रहा है या मेरे को झूठा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता हूं। तो नतीजा फिर से सेम, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड केस में भी देखो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन इधर भी लिखा और रॉन्ग इंफॉर्मेशन इधर भी है, लेकिन फर्क है, इधर क्या हो रहा है कि कोई मेरे को दे रहा है रॉन्ग इंफॉर्मेशन और यहां मैं खुद ही एक गलत इंफॉर्मेशन के बिलीफ में एग्जिस्ट कर रहा हूं। तो इसको हम लोग एक नया नाम दिए, क्या? मिस्टेक। यहां पे कोई मेरे को झूठ बोला है क्या? मैं खुद ही एक गलत फहमी में हूं, तो वाई शुड द कॉन्ट्रैक्ट बी वॉइडेबल? इसलिए इसका आंसर है नॉट वॉइडेबल। जहां पर पहला दो केस में हमेशा हम लोग पढ़ते हैं वॉइडेबल वॉइडेबल वॉइडेबल, लास्ट वाले केस में वॉइडेबल नहीं है। क्या लिखा है? नॉट वॉइडेबल। अब कई जन बोलते हैं नॉट वॉइडेबल का मतलब वैलिड होता है क्या? ना, नॉट वॉइडेबल का मतलब ये नहीं कि वो वैलिड हो गया या वो वॉइड हो गया, ऐसा नहीं है। एक्ट के अंदर का जबान है ये। एक्ट के अंदर ये लिखा है कि अगर आपने खुद मिस्टेक किया, आपको ही पता नहीं था, आप गलत इंफॉर्मेशन के गलत फहमी में डिसाइड कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। तो आंसर एक्चुअली क्या है? नॉट वॉइडेबल, ठीक है। ये क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉड। फ्रॉड का डेफिनेशन दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो याद करना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट है, ठीक है। ये 5 पॉइंट है, ये एकदम याद करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने इसका लैंग्वेज बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है और बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी डाल दिया है। यू हैव टू लर्न दिस।
फ्रॉड क्या होता है हम लोग सब समझते हैं, ये नाम बहुत बचपन से सुनना चालू हो जाता है, फ्रॉड है फ्रॉड है, तो एक आइडिया है कि फ्रॉड क्या होता है, पर तुम्हारा वो आइडिया तुमको हेल्प नहीं करेगा। यहां पर इन्होंने 5 बुलेट्स बनाया है, तो इस पे ऑब्जेक्टिव सेट होता है। ऑब्जेक्टिव में 3 बुलेट यहां से होगा और 1 बुलेट इनके कोई मन का होगा। तो तुमको कम से कम इतना तुम्हारा लेवल होना चाहिए कि तुम ऑप्शन पढ़ के गैस कर पाओ कि ये वाला जो बुलेट है ये फ्रॉड के डेफिनेशन में था या नहीं था। तो फॉर दैट पर्पस आई हैव टू मेमोराइज द 5 बुलेट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सजेशन ऑफ अ फॉल्स फैक्ट। किसी आदमी ने मेरे को झूठा फैक्ट बताया, दैट इज फ्रॉड, सही है। सेकेंड, एक्टिव कंसीलमेंट। कंसील करना मतलब छुपाना। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी थी, सामने वाले बंदे ने छुपा लिया, मेरे को बताया नहीं, तो ये भी तो एक तरह का फ्रॉड है। तुम अगर मेरे को झूठा बात बताओ वो फ्रॉड है, पर एक सच्चा बात जो इंपॉर्टेंट है वो छुपा लो तो वो भी एज गुड एज फ्रॉड है। ठीक है, झूठ बोलोगे फ्रॉड है, इंपॉर्टेंट बात छुपाओगे नहीं बताओगे और मैं गलती से कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा वो भी फ्रॉड है। तीसरा, प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। जैसे एक कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स पे लिख के देती है 2 साल का वारंटी, एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स पे लिख के देती है 2 साल का वारंटी, पर एक्चुअली कस्टमर को 1 साल के बाद मना कर देती है कि 1 साल के बाद हम नहीं करेंगे, तो ये भी फ्रॉड है। यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस वेरी वेल नोइंग कि तुम इसको परफॉर्म करने वाला नहीं है, फ्रॉड। चौथा, या तुम तीसरे का और एक एग्जांपल सुन सकते हो। आजकल क्या होता है, जितने भी MBA कॉलेजेस खुलते हैं ना, रिसेंटली व्हाट हैपेंड इज कि CA कोर्स जो है ना ये पास करना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है, और MBA में घुसने के बाद पास नहीं करना पड़ता, हो जाता है, इट्स लाइक दैट। ठीक है, MBA कॉलेज में घुसने के लिए एक बार एग्जाम देना पड़ता है, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टॉप नॉच कॉलेजेस इन इंडिया लाइक IIM ISB वगैरह, तो एग्जाम दे के एंट्री होता है। ठीक है, पर बहुत सारे MBA कॉलेजेस है जिनका एग्जाम का कोई कीमत नहीं है, कैट में 50 परसेंटाइल आया है घुस जाओ, ऐसा है। तो उन MBA कॉलेज में बस घुसना पड़ता है, पास नहीं होना पड़ता, पास वो लोग कराता है, क्योंकि उनको भी पुराना लॉट निकालना है ताकि नया लॉट आ सके फ्रेश मनी के साथ। और ऐसे जो MBA कॉलेजेस है ना, ये अपने हर एडवर्टाइजमेंट में वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं कि हम लोग आपको जॉब दिलवाएंगे, प्लेसमेंट का गारंटी हम लोग करेंगे। प्लेसमेंट का गारंटी तुम करेगा जिसको खुद को काम नहीं मिला था और MBA कॉलेज चालू कर दिया था। तुम सोचो जरा, वो लोग जिनको खुद उनका कोई अच्छा करियर नहीं फरियर नहीं लाइफ में, MBA कॉलेज खोल के बैठ गया और बुला के किसी तरह चलवा रहा है, वो लोग गारंटी कर रहे हैं कि आपको प्लेसमेंट दिलवाएंगे। तो प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एनी एक्ट। अच्छा, चौथा पॉइंट जो है ना, ये एक्चुअली कोई पॉइंट नहीं है, ये एक रेसिडुअरी बुलेट है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब इनको छोड़ के कोई भी ऐसा काम किया जिससे धोखेबाजी हो, वो फ्रॉड है। ये इस तरह का बुलेट डालने का एक मकसद था। द मकसद इज, सी देयर इज नो एंड टू ह्यूमन क्रिएटिविटी, कि लोग कितने अलग अलग तरीके से धोखा दे सकते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया कोई भी और काम किया जो धोखा ही टाइप का है वो भी फ्रॉड। तो उसका एक सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल, अकाउंटिंग फ्रॉड बाय सत्यम कंप्यूटर्स। 2008 में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी IT कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स, इनका पर्दाफाश हुआ। कई सालों से ये लोग अपने अकाउंट्स में अपना प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे और इन्वेस्टर को बेवकूफ बना रहे थे। हर साल ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे थे, शेयर प्राइस बढ़ते जा रहा था, इन्वेस्टर बहुत खुश था। लास्ट में बबल बर्स्ट किया, समझ में आ गया कि अंदर से कंपनी पूरा खोखला है, शेयर प्राइसेस धड़ाम से गिरे, 300 रुपया का शेयर मार्केट वैल्यू 9 रुपया पे आ गया। ठीक है, सोचो इन्वेस्टर का क्या हुआ होगा। तुम घर जागते वक्त बहुत खुश हो, 30 लाख रुपया है मेरे पास आज, शाम को घर पहुंचे 90,000 हो गया वो। ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो ये कौन सा फ्रॉड था? अकाउंटिंग फ्रॉड। ये तो अपने आप में एक अलग ही टाइप का फ्रॉड है। पांचवा, कोई लॉ है, एनी लॉ, नॉट जस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी लॉ, किसी भी लॉ में अगर कोई पर्टिकुलर टाइप के चीज को फ्रॉड बोला गया है तो उसको भी फ्रॉड मानेंगे। जैसे सेबी एक्ट 1992, सेबी का नाम सुना होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का 15G बोलता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कंपनी का शेयर मार्केट प्राइस में अप डाउन करा के अपना फायदा बनाते हैं, तो ये भी फ्रॉड है। कौन बोला? सेबी एक्ट। तो बोलता है अगर कोई एक्टिविटी को कोई लॉ फ्रॉड डिक्लेयर करे तो वो भी फ्रॉड है। तो ये 5 पॉइंट्स है फ्रॉड के डेफिनेशन में। अब मैं तुमको एक चीज बोलता हूं,
फ्रॉड का डेफिनेशन याद करना पड़ता है, मिस रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ता, वो इजी है। मिस रिप्रेजेंटेशन के डेफिनेशन में ना 3 बुलेट आता है और तीनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिसे पकड़ लोगे कि ये फ्रॉड नहीं है। What is the difference between fraud and misrepresentation? फ्रॉड में जो आदमी हम लोग को झूठ बोल रहा है वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसका इंटेंशन है धोखा देने का। मिसरिप्रेजेंटेशन में वो अनइंटेंशनली धोखा दे रहा है। अनइंटेंशनली कैसे धोखा दिया जाता है? अनइंटेंशनली धोखा ऐसे दिया जाता है कि उसको लग रहा है कि जो बात उसने हम लोगों को बोली है वो सच है, वो प्रॉपरली श्योर नहीं है, बस उसने कहीं से सुना और उसको लगा ये सच है और हम लोग को बोल डाला। तो वो इंटेंशनली धोखा नहीं दे रहा है, अनइंटेंशनली रॉन्ग इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। दैट्स कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन में ना तुमको ऐसा वर्ड मिलेगा, इनोसेंस, विदाउट नॉलेज ऑफ द फॉल्सिटी ऑफ द फैक्ट, तो तुम गेस कर लेगा कि हाँ ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। अब मिसरिप्रेजेंटेशन का मैंने एक सिंपल सा मीनिंग लिखा है। दिस इज नॉट द डेफिनेशन, दिस इज अ वेरी सिंपल मीनिंग एंड एन एग्जाम्पल। ओके, ध्यान से देखो। अ पर्सन हु हैज एन एरोनियस बिलीफ, उसको कोई गलत भ्रम है और वो अपना यही एरोनियस बिलीफ दूसरे आदमी को पास कर रहा है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, पर वो खुद सोच रहा है कि वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन सही है। ठीक है, राम इज अ स्टॉक ब्रोकर, राम इज अ स्टॉक ब्रोकर। इसने कहीं से सुन लिया, मार्केट में गॉसिप चल रहा था। गॉसिप ये था कि डनलप टायर्स नाम की जो कंपनी है, जो सिक कंपनी है, डूबती हुई कंपनी है, मुकेश अंबानी उसको टेक ओवर करने वाला है। मुकेश अंबानी रिलायंस कॉरपोरेशन का मालिक, इंडिया का रिचेस्ट आदमी, वो अगर डनलप टायर्स को खरीद ले, डनलप टायर्स सिक से अचानक से हेल्दी हो जाएगा। सिक कंपनी से क्या बन जाएगा? हेल्दी एकदम, मतलब शेयर के प्राइसेस ना जोर से उछलेंगे। पर मुकेश अंबानी एक्चुअली इसका डायरेक्टर ना है ना बनने वाला है, खाली मार्केट में र्यूमर चला और वो र्यूमर राम के कान में पड़ा। तो राम एक स्टॉक ब्रोकर है, उसने कहीं से बस सुन लिया उड़ता उड़ता खबर और अपने सारे क्लाइंट को फोन घुमाना चालू, भाई डनलप टायर्स खरीद लो, दाम बढ़ने वाला है। तो राम ने यही एडवाइस किसको दिया? श्याम को, कि ये कंपनी का शेयर खरीद लो, तुमको फायदा होगा, दाम बढ़ने वाला है। मैं बोल रहा हूं ना, मेरा बात सुनो, ठीक है। दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, राम का इंटेंशन में खोट था क्या? उसके नॉलेज में खोट था, इंटेंशन में नहीं। दो ही बिलीव्ड इन द ट्रूथफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट, बट येट गलत हुआ है, सुनी सुनाई बातों पे बोल रहा है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। चाहे फ्रॉड हो चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, दोनों ही केस में जो विक्टिम है उसके पास रेमेडी सेम है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और भी रेमेडीज है, ठीक है। फ्रॉड हो या मिस, देखो सामने वाला बंदा मेरे को झूठ बोल रहा है, चाहे वो इंटेंशनली बोले चाहे अनइंटेंशनली, मेरा तो लग गया ना। अगर सामने वाला बंदा जो भी है वो चाहे मेरे साथ फ्रॉड करे चाहे वो मिस रिप्रेजेंटेशन करे, मेरा तो नुकसान हो गया ना, ठीक है। तो मेरे को तो रेमेडी वही मिलना चाहिए। तो मेरा रेमेडी क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और भी रेमेडी है, वो दिखा रहा हूं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक सेकंड देखो, ये मैंने पूरा लैंग्वेज एकदम सिंप्लीफाई किया है। फ्रॉड में कितना रेमेडी दिख रहा है? फ्रॉड में टोटल 3 रेमेडी। मिस रिप्रेजेंटेशन में, अच्छा एक बार मैच कराओ, इसका पहला तो उसका पहला तो मैच कर रहा है कि नहीं? एकदम सेम, खाली इधर एक एक्स्ट्रा आ गया ना, थर्ड, सू फॉर डैमेजेस। इधर एक एक्स्ट्रा रेमेडी सू फॉर डैमेजेस, इसलिए बिकॉज इंटेंशन में खोट है ना। फ्रॉड में क्या होता है? इंटेंशन ही धोखेबाज वाला है तो डैमेज भी क्लेम करेंगे। इधर इंटेंशन धोखेबाज टाइप का नहीं है तो डैमेज नहीं आएगा, बस खाली डैमेज का फर्क है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेंशन। अच्छा, पहला रेमेडी सबको समझ में आता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा रेमेडी है जो मुझको समझाना है। दूसरा रेमेडी क्या है? एक आदमी ने मेरे को झूठ बात बोली है, ध्यान से सुनो, इसमें थोड़ा टेंशन होता है। ओके, सेकंड पॉइंट में एक आदमी है जिसने मेरे को झूठ बोला है, ओके, तो मैं उसको बोल रहा हूं अपने झूठ को सच बना के दिखाओ। दूसरा रेमेडी क्या है? दूसरा रेमेडी ये कि मैं उसको बोल रहा हूं कि तुम अपने झूठ को सच बना के दिखाओ। कई बार मुमकिन है कि जो बात उसने बोला है झूठ, वो सच बनाया जा सकता है, लेकिन कई बार मुमकिन नहीं है। जैसे अभी मुकेश अंबानी और डनलप टायर, अगर हम लोग राम को बोले, स्टॉक ब्रोकर को, तुम झूठ बोला था ना कि मुकेश अंबानी बनने वाला है इस कंपनी का डायरेक्टर और ये कंपनी ऊपर उठेगा, तो बना के दिखाओ उसको, ठीक है। हर बार ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ बार ये हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बार जब हम लोग को कोई प्रॉपर्टी खरीदना है,
सेकंड वाला एग्जाम्पल ना, ये जो सेकंड वाली रेमेडी है ये हर जगह मुमकिन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सेकंड रेमेडी क्या लिखा है, आस्क द पार्टी एट फॉल्ट, जिसने मेरे को वो धोखा दिया है, टू मेक हिज रिप्रेजेंटेशन ट्रू, जो झूठ तुम बोला उसको ट्रू बना के दिखाओ। हर बार ये मुमकिन नहीं है, हर बार मुमकिन नहीं है। अब जहां मुमकिन है उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। हम लोग एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है। हम लोग एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं काकुड़गाछी में, ओके। काकुड़गाछी इस साइड का इलाका है, ठीक है, सॉल्ट लेक और सेंट्रल कैलकाटा को कनेक्ट करता है, तो ट्यूशन सेंटर के लिहाज से इट्स अ वेरी प्राइम प्रॉपर्टी, ओके। तो हम लोग बात करें उस आदमी से प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बहुत सावधान होना पड़ेगा कि नहीं। क्या पता प्रॉपर्टी किसको बैंक को गिरवी करके रखा हो सकता है ना कि प्रॉपर्टी हम लोग को बेच रहा है बेवकूफ बना के और बैंक के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी गिरवी पड़ा है। तो हम लोगों ने उससे खरीदते वक्त पूछा कि भाई ये प्रॉपर्टी गिरवी है क्या कहीं पे, पूछ लिया देखो चला के, वो बोलता है नहीं, फिकर नॉट, गिरवी नहीं है। तो उसने क्या बोला, गिरवी नहीं है, खरीद लिए। खरीदते ही बैंक का नोटिस आ गया तुरंत कि प्रॉपर्टी आप कैसे खरीद सकते हैं, ये तो गिरवी पड़ा है। तब हम लोग गए उसके पास और बोले तुमने बोला था ना कि ये प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है, तो चलो अब इसको नॉट गिरवी बना के दिखाओ, यानी तुम बैंक का लोन चुका दो तो अपने आप ही ये नॉट गिरवी हो जाएगा। तो तुम्हारा जो बात तुमने मुंह से झूठ निकाला तो वो झूठ अब क्या बन जाएगा, सच। अगर वो आदमी बैंक का लोन चुका दे तो प्रॉपर्टी के ऊपर से बैंक का जो चार्ज है मॉर्गेज हट जाएगा ना। तो यहां पर झूठ को सच बनाना संभव है। अच्छा, मेरे पास क्या क्या रेमेडी है टोटल बता रहा हूं। मैं इस आदमी को बोल सकता हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा काकुड़गाछी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, हटो पीछे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने अवॉइड कर दिया। दूसरा, मैं उसको बोल सकता हूं तुम अपने झूठ को सच बना के दिखाओ, यानी तुम बैंक का लोन चुकाओ ताकि बैंक का लोन से हटने से तुरंत प्रॉपर्टी के ऊपर से मॉर्गेज हट जाए। तीसरा, मैं उससे डैमेजेस मांग सकता हूं, इफ आई हैव इनकर्ड एनी डैमेजेस देन, ठीक है, ये क्लियर। तो फ्रॉड में 3 और मिसरिप्रेजेंटेशन में 2। मिस्टेक, ये लास्ट, ये अल्टीमेट लास्ट टॉपिक है मिस्टेक जो भी डिस्कस करना है। इसके साथ ही यूनिट 3 खत्म होगा और फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स में चला जाऊंगा मैं। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज सुनना ध्यान से। ये एक सिंगल चार्ट है जिसमें पूरा मिस्टेक अलग से एक एक तरह सारा वैरायटी कैप्चर हो जाता है। ये क्लास में तो बनवाया ही था, ठीक है, अभी एक बार रिकैप करा रहा हूं, ध्यान देना प्लीज। मिस्टेक मतलब होता है रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मिस्टेक मतलब क्या होता है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। हमेशा दिमाग में याद रखना, मिस्टेक मतलब रॉन्ग, किस बात का मिस्टेक, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रॉपर डिसीजंस के आधार पे, डिसीजन जो लेते हैं इंफॉर्मेशन के आधार पे लेते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन ही गलत है तो हमारा डिसीजन भी गलत हो जाएगा। तो मिस्टेक मतलब मेरे को गलत इंफॉर्मेशन है, गलत जानकारी है, गलत नॉलेज है, ठीक है। मिस्टेक 2 तरह से हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, 2 तरह से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। अच्छा, अब एक चीज समझो, मिस्टेक के केस में किसी ने मेरे को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है कि मैं खुद ही गलत फहमी में हूं, मैं खुद ही गलत फहमी में हूं, तो मैं किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं डाल सकता। इसके पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वहां कोई आदमी मेरे को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था। यहां पर मैं खुद गलत फहमी में हूं, कोई मेरे को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है बात। जब कोई मेरे साथ चीटिंग बाजी करता है तब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता हूं, लेकिन जब मैं खुद गलत फहमी का शिकार हूं, उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता हूं क्या, नहीं। तो यहां पर कहीं भी ध्यान से देख लो, वॉइडेबल लिखा है क्या, पहले का 4 नाम जो पढ़ा, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, चारों जगह वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आया था। इधर कहीं भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उल्टा लिखा है बल्कि नॉट वॉइडेबल। तो एक्ट में इसका टोन है लिखा हुआ एकदम बकायदा कि अगर मिस्टेक हो रहा है ना तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। अब कब क्या होगा वो डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बायलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मतलब 2 साइडेड, यानी दोनों पार्टी मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब एक पार्टी मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब दोनों ही पार्टी मिस्टेक कर रहे हैं, दोनों कोई गलत इंफॉर्मेशन है, तो विल देयर बी कंसेंसस एड आइटम, ये नाम याद आ रहा है,
कंसेंसस एड आइटम, इसका मतलब होता है बोथ द पार्टीज अग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस. आई रिपीट, कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स. याद है कल एक ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मतलब है बोथ द पार्टीज अग्री टू द सेम थिंग. अगर हम लोग दोनों ही गलत फहमी के शिकार हैं तो प्रॉपरली स्पीकिंग देयर इज नो कंसेंसस एट आइटम, सो देयर इज नो अग्रीमेंट. सो आंसर क्या लिखा है? वॉइड अग्रीमेंट. यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, खाली मैं गलत फहमी का शिकार था, सामने वाला नहीं था. तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता हूं क्या? नहीं, इट इज नॉट वॉइडेबल. अब जो है मेरे को झेलना पड़ेगा. फिर इधर मिस्टेक ऑफ लॉ, दो पार्ट, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ. देखो फॉरेन लॉ के बारे में पहले बात करते हैं. हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड पढ़ रहे हैं. आर वी सपोज टू हैव नॉलेज ऑफ एवरी फॉरेन लॉ? वाई नो, जरूरत नहीं है. अगर मैं किसी देश द्वारा अफेक्टेड नहीं हूं तो उस देश का कानून मुझे जानने की जरूरत नहीं है. सो आई डोंट नीड टू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लॉ. फॉरेन लॉ इज इन फैक्ट नॉट अ लॉ फॉर मी, इट इज एज गुड एज फैक्ट. फॉरेन लॉ इज नॉट अ लॉ फॉर मी, इट इज एज गुड एज फैक्ट. तो हम लोग बोलते हैं व्हेन देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इट शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. सेम ट्रीटमेंट, जैसे यहां उसको फैक्ट मानो और फिर फैक्ट में जैसे होता है वैसे करो. लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ करोगे तो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो? नहीं. मैं इसका तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्लास में भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं. इसमें ना एक एग्जांपल तो ऐसा है जो तुमको गूगल पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तुम वायरल करोगे तो, पर वो एग्जांपल दमदार नहीं है. ठीक है, वो एग्जांपल एकदम प्रॉपर फील नहीं आता. तो मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं जो स्ट्रेट अवे फील आएगा. ओके, से वी आर इन इंडिया, वेदर और नॉट वी नो अबाउट इट, बट वी आर सपोज टू हैव नॉलेज ऑफ इंडियन लॉ. ठीक है, अगर तुम रोड पे ड्राइव कर रहे हो, तुम भले ही जानते हो या नहीं जानते हो, ये जानना तुम्हारी ड्यूटी है कि क्या क्या ड्राइविंग का रूल्स है. सो इफ आई एम इन इंडिया आई एम सपोज टू हैव नॉलेज ऑफ इंडियन लॉ. भारत सरकार टैक्स का रेट बढ़ा देती है. भारत सरकार टैक्स का रेट बढ़ा देती है. अभी अभी फिलहाल 14% का 14.5% हुआ सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स को 14 से 14.5 किया इन द नेम ऑफ स्वच्छ भारत सेस. ठीक है, अब सपोज मुझको नहीं पता, सपोज मुझको जेन्युइनली नहीं पता कि 14 का 14.5 हो चुका है और मैं अभी भी 14% सर्विस टैक्स ही जमा करते जा रहा हूं. मेरा फाइल स्क्रूटनी में फंसेगा जोर का एकदम. सर्विस टैक्स नंबर पे लोग तो देख लेंगे ना सर अब फंस गया फाइल, और वो लोग फिर बाद में मेरे को नोटिस भेजते वगैरह और मैं बोलता हूं मेरे को तो पता नहीं था. मान लेगा क्या वो लोग कि पूरा पनिशमेंट देगा? पूरा पनिशमेंट देगा बिकॉज आई एम सपोज टू हैव नॉलेज ऑफ इंडियन लॉ. अब सुनो क्या हुआ, ध्यान से सुनो. अब एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ध्यान सुनो. हफीज कॉन्ट्रैक्टर, ये एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है. हफीज कॉन्ट्रैक्टर, जितना भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स होता है एकदम, उसमें इस आदमी का नाम इन्वॉल्व होता है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर का. तो यह आदमी दुबई में है, दुबई में रहता है. इंडिया में हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनवाया है, एकदम रियल एग्जाम्पल, द 42 जो टाटा स्टील के बगल में बन रही है, वो 60 स्टोरीज की बिल्डिंग. उसका आर्किटेक्ट कौन है? हफीज कॉन्ट्रैक्टर. तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने अपना बिल बना के दिया और बिल में उसने मेंटली सर्विस टैक्स 14% सोच रखा था और 14% सर्विस टैक्स सोच के उसने बिल बना के पकड़ा दिया. सारा काम वाम नक्की हो गया, सब हो गया. अब पेमेंट का जब वक्त आया तो हम लोग बिल देखे और बिल देखे हम लोग बोले भाई ये तो गलत है, 14 नहीं 14.5 है. तो वो बोलता है अरे मेरे को पता नहीं था, चलो बिल का अमाउंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि सर्विस टैक्स 0.5 बढ़ गया तो मेरा बिल भी 0.5% से बढ़ेगा. तो हम लोग बोल रहे हैं, जो बिल्डर है, बिल्डर बोल रहा है कि मैं नहीं देने वाला बढ़ा हुआ प्राइस, बिकॉज अपना बात इतने में तय हुआ था, इतना ही दूंगा. तुम्हारी गलती है, तुमको सर्विस टैक्स का नॉलेज नहीं था तो तुम जानो, तुम्हारा गलती है, मैं क्यों बियर करूं. तो वो बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे को बढ़ा के 0.5% कीमत नहीं दिया तो मैं ये अपना आर्किटेक्ट डिजाइन वापस ले लूंगा और आप लोग के खिलाफ केस ठोक दूंगा. ठीक है, क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं. गलती उसकी है, इंडियन लॉ का मिस्टेक उसने किया, तो कॉन्सिक्वेंस भी वो भोगेगा. वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता. नॉट वॉइडेबल. मिस्टेक क्लियर? अब ऑब्जेक्टिव्स. Page 2. The unlawful detention of any property of a person. Unlawful detention of property क्या होता है?
कोअर्जन, तो आंसर होगा कोअर्जन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 जो तुमको दिख रहा है, हिंदू विडो, गुड, लिखो। हाँ भाई लिख दो बगल में, गुड़िया इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देख के ना कई जन का गलत आंसर आएगा, इसलिए थोड़ा समझा रहा हूँ, सुनो एक बार, ये बात सुनो। जब तुम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो ना ये कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तब एक टॉपिक आता है मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जहां पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, इनको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाता, इनको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाता। आई रिपीट, मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये शब्द याद रखना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, भले ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो, इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाता। अब इधर, अ हिंदू विडो borrowed money from a lender for the purpose of filing a suit for maintenance। इस लेडी को केस फाइल करना था। सूट फॉर मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? अब देखो, अगर ये विडो है, ठीक है, तो हस्बैंड के प्रॉपर्टी पे इसका अधिकार है कि नहीं है? है। तो हो सकता है कि हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स हो, माता पिता भाई बहन जो भी है, वो इस विडो को प्रॉपर्टी का शेयर देने को रेडी नहीं है। तो ये लेडी को सू करना है मेंटेन अपना हिस्सा पाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए इसके पास पैसा नहीं है वकील को रखने का, तो ये लॉयर रखने के लिए इसको पैसा चाहिए और ये वो उधार मांग रही है। पहला बात, इस टाइप का चीज ये क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या? ये तो एकदम आउट ऑफ द वे जाके है। द लेंडर एडवांस्ड मनी एट 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियरली अनफेयर एडवांटेज तो है, 100% इंटरेस्ट रेट सुना ही नहीं जाता कहीं, ठीक है। हमेशा इट इज बिलो 20%, यहां 100% रेट बोल रहा है ना। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता तो मैं बोल देता कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऑर्डिनरी कोर्स भी नहीं है, तो क्लियरली यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। द एक्ट ऑफ द मनी लेंडर इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, ये अंडरलाइन कर दो, तो पर्पस ऑफ फाइलिंग अ सूट फॉर मेंटेनेंस, ये अंडरलाइन कर दो, पर्पस ऑफ फाइलिंग अ सूट ऑफ मेंटेनेंस। ये ऑर्डिनरी लिख दो बगल में, नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बगल में लिख दो नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। Question number 23. Burden of proof under unconscionable। unconscionable का मतलब देख लो, unreasonable transaction। अब मेरा एक बात सुनो प्लीज, मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इससे समझा रहा हूं, प्लीज सुनो। जो आदमी कोर्ट में केस फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। जो आदमी कोर्ट में केस फाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ, PLAIN, प्लेन टिफ, TIFF, प्लेंटिफ। जिसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का जो मतलब लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है किसका है? जिसने केस किया है। अगर तुम केस कर रहे हो तो तुम साबित करो, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। तुमने केस किया है तो तुम साबित करो। अब खुद सोचो, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन में केस कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग पार्टी की वीक पार्टी? वीक पार्टी केस करेगा। तो नॉर्मली स्पीकिंग जब केस किया जाता है तो साबित किसको करना पड़ता है? वीक पार्टी को। लेकिन बोलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के समझ में आ रहा है कि वो एकदम अनकॉन्शियनेबल है, अनरीजनेबल है। अनकॉन्शियनेबल मतलब कोई भी आदमी अपने कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तब यहां पे तो अपरेंटली दिख रहा है ना कि अनफेयर एडवांटेज हुआ है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ वीक पे होगा कि स्ट्रॉन्ग पार्टी पे? स्ट्रॉन्ग पार्टी पे। तो आंसर डोमिनेटिंग पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, अरे यार फ्रॉड के डेफिनेशन पे है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉड? पहला, इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट, सजेशन ऑफ अ फॉल्स फैक्ट है।
एक्टिव कंसीलमेंट है, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन, तो यही नहीं है, यही आंसर सी। द अग्रीव्ड पार्टी में डैश when the consent is obtained by misrepresentation. Now wait, अगर misrepresentation है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? voidable, मतलब इसको वैलिड रख भी सकते हैं, void भी रख सकते हैं। रेसेंड करना मतलब void कर दो, अफर्म करना मतलब अग्री कर दो, वैलिड कर दो, तो मैं कुछ भी तो कर सकता हूं बिकॉज इट इज voidable कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या होगा? सी। डैमेज आएगा क्या? हेलो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डैमेज फ्रॉड में आता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं। अ मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, मतलब फॉरेन लॉ लिखो बगल में, फॉरेन लॉ। अरे लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया मतलब क्या? फॉरेन लॉ। तो फॉरेन लॉ का मिस्टेक को क्या मानते हैं? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो आंसर है ए। इधर अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पीछे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ये? ठीक है, तो ये देख के बताओ यूनिलैटरल है कि बायलैटरल मिस्टेक है? पढ़ तो लो एक बार, मतलब मैं पढ़ रहा हूं। ए सोल्ड सम लैंड टू बी, एट द टाइम ऑफ सेल बोथ द पार्टीज बिलीव्ड इन गुड फेथ, मतलब बायलैटरल मिस्टेक का जवाब क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट। दैट द एरिया ऑफ द जमीन वाज 10 हेक्टेयर, बाद में पता चला 7 है। हाउ इज द कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टेड? बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या लॉ का मिस्टेक है कि फैक्ट का मिस्टेक है? जमीन का एरिया ये लॉ है कि फैक्ट है? फैक्ट। तो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आंसर वॉइड एग्रीमेंट ए। द एग्रीमेंट इज वॉइड। ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। इसको डिस्कस कर रहा हूं, ये वाकई इस अप लेवल क्वेश्चन। सुनना ध्यान से प्लीज, मैं एकदम इसमें स्लो डिस्कशन कर रहा हूं, सुन लो। यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आंसर क्या होता है? यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आंसर क्या होता है? नॉट वॉइडेबल। जो स्टोरी यहां पे बोला जा रहा है दैट इज एक्सेप्शन ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक। फिर से, यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आंसर क्या होता है? नॉट वॉइडेबल। और जो स्टोरी यहां लिखा हुआ है दैट इज एन एक्सेप्शन ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो आंसर क्या होगा? वॉइडेबल। स्टोरी क्या है? एक आदमी अग्रीमेंट साइन कर रहा है सोच के कि ये फलानी चीज का अग्रीमेंट है, जबकि वो है किसी और चीज का अग्रीमेंट। इसका एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट के अंदर एक एग्जांपल है। एक ओल्ड आदमी है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर रहा है ये सोचते हुए कि ये तो गारंटी का अग्रीमेंट है। ठीक है, गारंटी का अग्रीमेंट जब आप साइन करते हो तो आपका लायबिलिटी सेकेंडरी होता है, बिकॉज यू आर गिविंग गारंटी फॉर समवन। तो प्राइमरी लायबिलिटी तो प्रिंसिपल डेटर का है ना, मैं तो गारंटी दे रहा हूं, तो मेरा तो सेकेंडरी लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर रहा हूं तो मेरा लायबिलिटी प्राइमरी है। तो ये आदमी, जो ओल्ड आदमी है, ये सोच रहा है कि वो गारंटी अग्रीमेंट साइन कर रहा है, जबकि एक्चुअली वो साइन क्या कर रहा था? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, तुम अग्रीमेंट को एकदम अलग ही समझ के साइन कर रहे हो। ये यूनिलैटरल मिस्टेक का एक्सेप्शन में आता है, तो इसका आंसर भी उल्टा, नॉट वॉइडेबल के बजाय क्या होगा? वॉइडेबल। वॉइडेबल। नेक्स्ट, टू इन्वोक अनड्यू इन्फ्लुएंस द अग्रीव्ड पार्टी हैज टू प्रूव। अनड्यू इन्फ्लुएंस में दुखी पार्टी को क्या क्या प्रूव करना पड़ता है? ऑप्शंस: other party was in a position to dominate the will, yes. Other party actually used the dominating position to obtain his consent, yes. Transaction is unconscionable, yes. The answer, all of these. 82, good. 82 good. ओके, अच्छा एक चीज, ये गुड क्यों बोला मैं बता रहा हूं। एक चीज सुन लो, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं ये तुमको आगे भी हेल्प करेगा, मतलब आईपीसी में भी। फॉर्जरी जब होता है ना, फॉर्जरी समझते हो?
नकली साइन करना किसी का नकली साइन करना, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्जरी। फॉर्जरी को ना फ्रॉड नहीं माना जाता, फॉर्जरी को माना जाता है नो अग्रीमेंट एट ऑल, नो अग्रीमेंट एट ऑल। जैसे मान लो हम लोग को कोई कंपनी से जमीन खरीदना है, तो जमीन के कागजात पे कंपनी के 3 डायरेक्टर का साइन चाहिए। कंपनी का एक डायरेक्टर ने अपना साइन किया और बाकी 2 डायरेक्टर का झूठा साइन कर दिया, फॉर्जरी किया। तो हम लोग कोर्ट में जाके फ्रॉड का केस कर रहे हैं, हार जाएंगे। कोर्ट बोलता है यहां फ्रॉड नहीं हुआ है, यहां तो अग्रीमेंट ही नहीं हुआ। क्यों? जिनको हां देना था 3 डायरेक्टर को, उसमें से 2 ने तो हां दिया ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है। तो जब हां ही नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो अग्रीमेंट कैसा? तो इट्स नॉट फ्रॉड बट इट इज लाइक नो अग्रीमेंट एट ऑल। ठीक है, यहां समझ में आ रहा है बात क्या? अब आगे सुनो, इधर क्या हुआ। इस पूरे क्वेश्चन में एक ज्वेलर है और एक कॉन वुमन है जो चोरी करती है, जो धोखा देती है। उसने आके ज्वेलर के सामने बताया कि वो किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी बैरन वगैरह की वाइफ है। तो उसको बैरन की वाइफ समझ के वो ज्वेलर सौदा कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली ज्वेलर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो क्या सोच रहा है कि वो बैरन की वाइफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंशियल आदमी के वाइफ के साथ, जबकि वो तो वो है ही नहीं। तो क्या यहां पे अग्रीमेंट हुआ भी? क्या यहां अग्रीमेंट ही नहीं हुआ। फ्रॉड वगैरह तो दूर की बात है, देयर इज नो अग्रीमेंट एट ऑल। फीलिंग वाइज मन से वही निकल रहा है कि हाँ फ्रॉड हुआ, पर मेरे को यहां पे टेक्निकल आंसर देना है। तो टेक्निकल आंसर ये कि अग्रीमेंट ही नहीं है, बिकॉज जिसको एक्सेप्ट करना है उसने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, किसी धोखेबाज औरत ने साइन किया है। तो देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। इधर अ वुमन फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ टू बी अ वाइफ ऑफ अ वेल नोन बैरन। बैरन का मतलब होता है उस सिटी का कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन। obtained 2 pearl necklaces from a firm of jewelers on the pretext for showing them to her husband before buying. She pledged them with a broker who took them in good faith. In this case, there was no contract between the jeweler and impersonating woman. Contract नहीं था because acceptance ही नहीं था। ठीक है, मैं अगर कोई contract करूं और गलत आदमी acceptance दे तो वो valid acceptance है क्या? तो acceptance ही नहीं है तो contract कैसा? 84 is based on a famous case law, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो भी डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद ब्रेक होगा। ठीक है, P wrote to H inquiring the price of rifles. एक आदमी को राइफल्स खरीदना होगा, तो उसने टेलीग्राफिक पोस्ट द्वारा, टेलीग्राम द्वारा लोगों उनसे पूछा कि मेरे को आप टेलीग्राफ का ये राइफल्स का कोटेशन दो, आई मे बाय एज मेनी एज 50 राइफल्स। तो उन्होंने 50 राइफल के हिसाब से कोटेशन भेज दिया इसको। फिर इस आदमी को खरीदना केवल 3 था, तो इसने टेक्स्ट करवाया टेलीग्राफिक ऑफिस से, सेंड 3 राइफल्स। तो बाय मिस्टेक क्या हुआ, टेलीग्राफिक ऑफिस ने ना 3 के बीच में R और E उड़ा दिया, तो वो बन गया सेंड द राइफल्स। भेजना चाहता था क्या, सेंड 3 राइफल्स, और गया क्या, सेंड द राइफल्स। उनकी तरफ से आ गया 50 राइफल पूरा का पूरा। अब ये आदमी बोलता है मैं तो 50 लूंगा नहीं, बिकॉज मेरे को तो खाली सेंड 3 राइफल्स करना था। ध्यान से सोचो यहाँ गलती किसकी है, ना तो इस आदमी की गलती है ना उस राइफल वाली कंपनी की गलती है, गलती तो टेलीग्राफिक ऑफिस का है। लेकिन अब क्या किया जाए, कोर्ट ने बोला ऑब्वियसली देयर इज अ मिस्टेक, और ये वॉइड है, देयर इज अ मिस्टेक, ना इसका गलती ना उसका गलती, एकदम सरकमस्टांस का गलती, ये वॉइड है। परंतु तुमको 3 तो खरीदना ही था ना, तो कम से कम 3 तो लेना ही पड़ेगा और 3 का पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें से क्वेश्चन क्या था ये, though the agreement is void on account of mistake, P could be held liable for paying for 3 rifles as a basis of implied contract. Yes, मतलब true। ठीक है, यूनिट 3 खत्म होता है, मैं ब्रेक के बाद यूनिट 4-5 कराऊंगा। दे आर छोटा कंपेयर टू दिस।